हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, क्लास 9th स्प्रिंट सीरीज आप सभी के लिए चलाई गई है, क्लास 9th के बच्चों के लिए। और वन शॉट के अंदर हम लोग हर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। यहां पर मोशन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आज बारी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी चैप्टर नंबर 9 की, जिसके अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी न्यूटन के तीनों लॉज की बात करेंगे। लॉ नंबर 1 इनर्शिया, लॉ नंबर 2 मोमेंटम और लॉ नंबर 3 एक्शन रिएक्शन वाला लॉ। ठीक है ना। अगर बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ना है, जो कि इस बार वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस से कट गया है लेकिन एनसीईआरटी में है, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया जाएगा एक अलग से सेशन का, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल भी और कॉन्सेप्ट भी, डेरिवेशन भी, सब कुछ उसी के अंदर करवाया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम लोग अभी केवल बोर्ड्स को टारगेट, सीबीएसई के बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो बोर्ड के हिसाब से इस बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सारी बातें हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। यानी लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3, इस पर बेस्ड लॉ नंबर 2 जो है उस पर न्यूमेरिकल भी है, तो वहां पर न्यूमेरिकल की भी चर्चा की जाएगी और न्यूमेरिकल करना भी आपको सिखाया जाएगा जहां जहां भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी इतिहास की। तो भाई ऐसा था कि अगर हम फोर्स के इतिहास में जाएं तो आज से लगभग 2000 साल पहले या उससे भी पहले की बात है, 2000 साल से भी पहले की बात है, एक एरिस्टोटल नाम के फिलोसोफर हुए थे ग्रीक किंगडम के अंदर, जिन्होंने सबसे पहली बार फोर्स के बारे में अगर कुछ कहा था तो वो ये कहा था, और जो कहा था वो गलत कहा था। ठीक है ना। फटाफट से आगे चलते, क्योंकि आपके काम की बातें सब नहीं है, पेपर में आने वाली नहीं है सारी बातें, पेपर में आने वाली बातें हम करने आए हैं, रिवीजन लेकर के आए हैं, तो फटाफट से मैं इतिहास बताता चलता हूं आपको। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, इसका मतलब होता है सेम स्पीड से चलाने के लिए फोर्स चाहिए होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है। जो कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स को चाहिए होता है बॉडी को सेम स्पीड से चलाने के लिए। सेम स्पीड से चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होती। सेम स्पीड से बॉडी खुद ब खुद चलती है, वो उसकी नेचुरल स्टेट होती है। सारी फोर्सेस को जीरो कर दोगे तब भी बॉडी सेम स्पीड से चलती रहेगी। आगे जाके देखेंगे और बात करेंगे इस बारे में। तो इसलिए इसको फॉलसी कहते हैं कि भैया यहां पर ये जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा था वो गिर गया। फॉलसी का मतलब होता है गिर जाना। तो एरिस्टोटल की फॉलसी यानी उनकी बात में गड़बड़ थी, है ना। तो गड़बड़ थी, वो गड़बड़ क्या थी वो आगे जाकर के और साइंटिस्ट ने उसको थोड़ा सा रिफाइन किया। नाम आता है गैलीलियो गैलीली साहब का। गैलीलियो गैलीली साहब ने फिर भी एक बेटर आइडिया पेश किया दुनिया के आगे फोर्स के बारे में। है तो ये भी इतिहास की बात थी, लेकिन फिर भी एक बेटर आइडिया दिया फोर्स के बारे में कि फोर्स कब चाहिए होती है, फोर्स क्या करवा रही होती है, बेसिकली फोर्स का काम क्या है। तो डेवलप द आइडिया ऑफ द फोर्स एज कॉज फॉर मोशन एंड डिटरमाइंड दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। उन्होंने ये कहा कि भाई नेचुरली बॉडी या तो रेस्ट में ही रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। इसका मतलब यह कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो कुछ कॉज तो होगा, मोशन उसका कॉज तो है, लेकिन नेचुरल जो स्टेट है बॉडी की वो रेस्ट रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगी। यानी ये कुछ नजदीक पहुंचे थे एग्जैक्ट डेफिनेशन के, कुछ नजदीक पहुंचे थे एग्जैक्ट डेफिनेशन के। और यहां जो इन्होंने लिख दिया कि नेचुरल स्टेट है किसी बॉडी की रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब यही है कि बॉडी बाय डिफॉल्ट बिना किसी फोर्स के या तो रेस्ट पे होती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होती है। बिना किसी फोर्स के या तो रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है। यानी फोर्स आएगी तो क्या होगा वो फिर बाद में देखेंगे क्या होगा, है ना। फिर आगे बात करेंगे और कि फोर्स क्या करेगी फिर। ठीक है ना। फोर्स क्या करेगी अगर वो रेस्ट नहीं क्रिएट कर सकती, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन भी क्रिएट नहीं कर सकती, तो फिर फोर्स का काम क्या है, आगे जाके बात करेंगे उस बारे में। खैर हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग किताबी डेफिनेशन देखते हैं फोर्स की क्या है। किताबी डेफिनेशन, बुकिश लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन है वो यही है कि फोर्स इज एन इंटरैक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो जरा, दैट के साथ सीधा इसको पढ़ो। A force is any interaction that will change the motion of an object। बस, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या लिखा हुआ है? A force is any interaction। फोर्स एक इंटरैक्शन का नाम है कि जिसकी वजह से क्या होता है, मोशन में चेंज होता है। मोशन नहीं होता, मोशन में चेंज होता है। मतलब अगर पहले स्थिति रेस्ट की बनी हुई थी
तो रेस्ट की स्थिति अब नहीं बनेगी। अगर पहले स्थिति यूनिफॉर्म मोशन में चलने की बनी हुई थी तो अब यूनिफॉर्म मोशन में चलने की स्थिति नहीं बनेगी। यानी क्या होगा, चेंज होगा। अब वो चेंज कब होगा, कैसा होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं फोर्स की वो बातें, वो काम जो आप सभी को समझने पड़ेंगे और समझने चाहिए भी। फोर्स के होते हैं 6 काम, ये काम मत भूलना कभी भी। फोर्स के होते हैं कितने काम? फोर्स के होते हैं 6 काम। सर कौन कौन से 6 काम है बताइए? बताते हैं। काम नंबर 1, सबसे पहला काम है फोर्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना। क्या ये फोर्स करती है कि नहीं करती? अरे बताइए। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, आप उस पर फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ जाएगी ना भाई, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और उसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो ये भाग पड़ेगी, है ना। इसको धक्का मारूंगा तो गिर जाएगी जाकर के। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्ट से मोशन में लाने का काम किसका? रेस्ट से मोशन में लाने का काम फोर्स का। इसका उल्टा काम भी फोर्स का ही है, यानी मोशन वाली चलती चीज को रोक देना। रोक देना यानी मोशन से किस में लेकर के आना? रेस्ट में लेकर के आना। यह काम भी कौन करेगा? यह काम भी फोर्स करेगी। ये काम भी कौन करेगा? ये काम भी फोर्स करेगी। क्या कि मोशन से रेस्ट में लेके आएगी किसी भी चीज को। तो रेस्ट से मोशन में लाने का काम भी किसका? फोर्स का। मोशन से रेस्ट में लाने का काम भी किसका? फोर्स का। ठीक है, यहां तक सारी बात ठीक है। आइए तीसरी बात चलते हैं, तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात यह भैया कि किसी बॉडी की स्पीड को अप करना, स्पीड अप करना, यह काम भी कौन करता है? फोर्स करती है। किसी बॉडी की स्पीड को डाउन करना, यह भी काम कौन करता है? फोर्स करती है। स्पीड अप करना, स्पीड डाउन करना, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। जब तक आप पेडल जोर से नहीं मारते यानी फोर्स जनरेट नहीं करते, तब तक क्या साइकिल की स्पीड अप होगी? क्या नहीं होगी। और अगर आपने ब्रेक मार दी, मान लो, पेडल तो मारे दूर की बात, पेडल तो मारना दूर की बात, आपने ब्रेक मार दी तो क्या होगा? तो एक पीछे की तरफ फोर्स जनरेट होगी जिसको फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगी। अगर फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगी तो बॉडी जल्दी रुक जाएगी। तो ब्रेक मार के बॉडी जल्दी रुक जाती है। वैसे भी रुकना ही है उसने तो, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगातार लगता रहता है। फ्रिक्शन तो सड़क से लगी रही है, लेकिन जब आपने ब्रेक्स दबा दिए तो इससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो बॉडी और जल्दी रुक जाएगी। यानी स्पीड डाउन का काम भी किसका है? वो भी फोर्स का ही है। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स का काम है स्पीड डाउन करना। तो ये सब किसके काम है भैया? ये फोर्स के काम है। पांचवा काम क्या है? पांचवा काम है डायरेक्शन में चेंज लाना। पांचवा काम है डायरेक्शन में चेंज लाना। मुझे एक बात बताओ, मान लो भैया कि आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंकी है, आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंकी है और आप हट गए, तो बॉल का क्या होगा? बॉल तो सीधे निकल जाएगी ऐसे, है क्या नहीं? सही बात है कि नहीं? यानी अगर आपने उसको रोका नहीं, उसको हाथ नहीं अड़ाया, या आपने मान लो उसको इस तरीके से फेंक दिया, बॉल आपकी तरफ आई और आपने ऐसे फेंक दी, तो क्या होगा? उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बॉल एक तरीके से, है कि नहीं? आपने शटलकॉक बैडमिंटन खेला है ना, जब शटल आपकी तरफ आती है तो आप क्या करते हो? बैडमिंटन से जो रैकेट होता है उससे क्या करते हो? उससे मारते हो, तो उसकी डायरेक्शन क्या करती है? चेंज हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बिना फोर्स लगाए क्या शटलकॉक की डायरेक्शन चेंज होगी? क्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम दिशा को बदलना भी है। कभी भी किसी चीज की दिशा को बदलना होता है, फोर्स लगानी पड़ती ही है ना। चाहे आप मान लो स्कूटी से जा रहे हो, चाहे मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, चाहे मान लो आप कार से जा रहे हो, आपको अगर दिशा बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, आपको हैंडल घुमाना पड़ेगा, यानी अपने हाथों से फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी आपकी दिशा चेंज हो पाएगी, नहीं तो चेंज नहीं हो पाएगी। सोच के देख लो, करके देख लो। ठीक है, तो ये पांचों काम कहीं ना कहीं वेलोसिटी से जुड़े हैं, और वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी के चेंज से जुड़े हैं, ऐसा कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। सोचना जरा इस बात को। अगर कोई चीज रेस्ट से मोशन में आती है तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है? सर ये वेलोसिटी क्या होता है? हम तो भूल गए सर। आओ सुनो, वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है जिसमें स्पीड भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो, जिसमें स्पीड भी हो और जिसमें डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें स्पीड भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, और डायरेक्शन भी चाहिए, सॉरी, है ना। तो वेलोसिटी को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो किसको चेंज करना चाहोगे? स्पीड को चेंज करना चाहोगे, या डायरेक्शन को चेंज करना चाहोगे, या दोनों को चेंज करना चाहोगे? तो इसका आंसर है तीनों बातें हो सकती है। अकेली स्पीड भी चेंज हो सकती है, अकेली दिशा भी चेंज हो सकती है, और अकेली मतलब दोनों इकट्ठी भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। हाँ कि नहीं? ये तीनों काम हो सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां तो आप स्पीड चेंज कर लो तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, यहां आप डायरेक्शन चेंज कर लो तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, आप दोनों चेंज कर लो तो भाई वेलोसिटी में चेंज आना ही आना है।
ठीक है ना। तो मुझे बताओ, अगर रेस्ट से मोशन में कोई चीज जाती है तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है या नहीं आता? आता है। मोशन से रेस्ट में कोई चीज जाती है तब उसकी स्पीड गिरेगी, तो भी क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। इसे डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, याद करो, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मोशन चैप्टर के अंदर बताया था मैंने ये, अगर नहीं देखा तो जाके देखना पड़ेगा आपको। डेल्टा वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज आता है क्या? आता है। मोशन से रेस्ट में आता है क्या? तब भी आता है। स्पीड अप करने पर वेलोसिटी में चेंज आता है क्या? हां सर, स्पीड बढ़ाओगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। वहां भी डेल्टा वी। स्पीड डाउन करा तो वहां भी डेल्टा वी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। अच्छा, डायरेक्शन को बदला तो, दिशा बदली तो, अरे सर दिशा को बदलोगे तो भी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी डेल्टा वी है। और छठा काम जो मैंने यहां पर नहीं लिखा वो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन काम तो वो भी है, शेप चेंज करना। शेप चेंज करना। किसी बॉडी का हुलिया बिगाड़ने के लिए भी क्या लगानी पड़ती है? फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे भाई ये देखो, ये माइक दिख रहा होगा आपको, है ना, इस पर देखो फोर्स लगा, इसका हुलिया बिगड़ गया, उधर चला गया माइक, है ना, आवाज कम आ रही होगी, आवाज तेज आ गई, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो शेप चेंज करना भी फोर्स का ही काम है। फोर्स के कितने काम हो गए? 6 काम हो गए फोर्स के, भूलने नहीं है। कौन कौन से काम है भाई? रेस्ट से मोशन में जाना, मोशन से रेस्ट में जाना, स्पीड अप करना, स्पीड डाउन करना, दिशा को बदलना और शेप को बदलना। ये सब काम किसके? ये सब काम फोर्स के। ठीक है जी। इसमें से शुरू के 5 काम जो है वो वेलोसिटी के चेंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं? वेलोसिटी के चेंज को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या भूल गए इस बात को? क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन टी, वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम, यानी v माइनस यू बाय टी। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? बताओ, है ना। तो अगर आप कभी भी वेलोसिटी को चेंज करोगे तो आप क्या करने जा रहे होगे? आप एक्सेलरेट करवाने जा रहे होगे बॉडी को, या एक्सेलरेट बॉडी हो रही होगी। ये बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? बताइए, है ना। तो आपका सभी का मन कह रहा है और कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि वेलोसिटी का जब भी चेंज होता है एक्सेलरेशन तो होती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यह कहना सही नहीं है क्या कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है? सोचो जरा, ये बातें आपस में लिंक बना रही है कि नहीं बना रही? ये लिंक बनाती दिख रही है ना। फोर्स का काम क्या है? ये सब करना। ये सब करने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज लाना। वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करवाना। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो फोर्स और एक्सेलरेशन का रिश्ता है ना। अगर स्मार्ट शब्दों में कहा जाए तो फोर्स और एक्सेलरेशन का सीधा रिश्ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। यहां पर F का मतलब होता है फोर्स, M का मतलब होता है मास, A का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। तो आगे जाकर के हम पढ़ने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि F बराबर ma कैसे आया। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में भाई सीधा रिश्ता है, देख सकते हो आप। A फॉर एक्सेलरेशन, F फॉर फोर्स। यानी फोर्स और एक्सेलरेशन क्या करते हैं? एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी किसी बॉडी को अगर ज्यादा एक्सेलरेट करवाना हो तो उसके ऊपर फोर्स आपको अधिक लगानी पड़ती है। ज्यादा जोर का धक्का मारोगे, ऑब्जेक्ट तेजी से भाग के जाएगा, कम समय में अपनी वेलोसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। यही मतलब होता है एक्सेलरेशन का ना, कम समय में ज्यादा वेलोसिटी में चेंज लेके आना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको धक्का जोर का मारना पड़ेगा, फोर्स जोर की लगानी पड़ेगी, है ना। ये कहानी है। तो ये कुछ कुछ जिस समझ में आया चैप्टर का, है ना। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ने आए हो, रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड तो बेटा बनेगी, है ना। स्प्रिंट नाम है सीरीज का, तो मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता टॉपिक पर, आगे बढ़ना पड़ेगा मुझको। बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस फोर्स नाम की कोई फोर्स नहीं होती, अनबैलेंस फोर्स नाम की कोई फोर्स नहीं होती। ये तो कंडीशंस होती हैं, केवल स्थितियां हैं, ये परिस्थिति, सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ये बस समझ गए ना। एक कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन ऐसी है, ठीक है। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स नाम की कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, बैलेंस फोर्स का मतलब ही होता है कि टोटल फोर्स 0 है, और अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि टोटल फोर्स 0 नहीं है। बस ये फर्क है दोनों के बीच में। तो एक बात बताओ, जब नेट फोर्स ही 0 है, माने टोटल फोर्स जो बॉडी पर लग रही है वो सब कट जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैलेंस फोर्स हो गई है। और टोटल फोर्स अब बॉडी पर अगर नहीं कट रही है तो क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स हुआ। समझ गए ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो भैया ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन की, और इस तरफ से मैंने फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, तो क्या होगा?
अगर मैं इस तरफ से 100 लगाऊं, इस तरफ से 20 लगाऊं, तो इन दोनों फोर्सेस को मुझे ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए टोटल फोर्स निकालने के लिए। देखो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स आएगी बेटा, वो वेक्टर सम करने के बाद, वेक्टर सम क्या होता है सर? वेक्टर सम वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी नीड नहीं है उसको ज्यादा जानने की, लेकिन आप इतना समझ सकते हो यार कि यहां से 100 का जोर लगाया, वहां से 20 का जोर लगाया, तो नेट जोर कितना आया? तो नेट जोर आएगा दोनों को माइनस करके, ऐड तो कर नहीं सकते, है ना भाई? ये तो नहीं कह सकते इस पर 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो नहीं कह सकते, है ना? 100 में से क्या करना पड़ेगा? 20 हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो नेट फोर्स जो इस तरफ की बनेगी वो कितनी बनेगी भाई? नेट फोर्स जो इस तरफ की बनेगी कितनी बनेगी? 80 न्यूटन बनेगी राइट साइड की फोर्स। सही बात है कि नहीं? यहां से 100 है, यहां से 20 है। तो मुझे बताओ ये जो 80 न्यूटन हमने निकाला, क्या मैं इसको F नेट नहीं कह सकता क्या? क्या ये नेट फोर्स नहीं है क्या? इस बॉडी पर लगने वाली क्या ये नेट फोर्स नहीं है क्या? है ना सर? ये नेट फोर्स कैसे निकाली बेटा? नेट फोर्स बस ये करके निकाली कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर दी, बिग माइनस स्मॉल, कुछ नहीं किया, और बिग माइनस स्मॉल किया, नेट फोर्स निकल के आ गई। 100 में से 20 हटाया, 80 निकल के आ गया, ठीक है ना? अब मुझे बताओ ये 80 न्यूटन फोर्स इस पर लग तो रही है ना? लग तो रही है ना? तो क्या ये कंडीशन बैलेंस्ड है या ये कंडीशन अनबैलेंस्ड है? बताइए, क्या ये फोर्स जो 80 निकाली है ये जीरो है क्या? नहीं ना, ये तो नॉन जीरो है। नॉन जीरो तो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस कंडीशन है बेटा, ये यूबी अनबैलेंस कंडीशन है ये, समझे? है ना? और बैलेंस कंडीशन क्या होती? बैलेंस कंडीशन ये होती कि मैं इधर से भी लगाता अगर 100 न्यूटन की फोर्स और इधर से भी लगाता अगर 100 न्यूटन की फोर्स, तो फिर नेट फोर्स क्या आती? सर कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, तो क्या करे? कोई बात नहीं, दोनों बराबर है, 100 में से 100 माइनस कर दो, क्या आंसर आ गया? 0 न्यूटन। कितनी फोर्स आ रही? 0 फोर्स आ रही। कितनी फोर्स आ रही? 0 फोर्स आ रही। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि सर जी ये बैलेंस कंडीशन है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस कंडीशन है। जब 0 न्यूटन की नेट फोर्स आ जाए, इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में क्या कहते हैं? ऐसे में कहते हैं कि बैलेंस फोर्स है, यानी असल में कोई फोर्स ही नहीं है, टोटल फोर्स ही बॉडी पर क्या है? 0 है, ठीक है? अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मोशन कितने तरीके का होता है? चलो उससे ही पहला क्वेश्चन पूछता हूं, स्टेट कितने तरीके की होती है? लास्ट लेक्चर में बताया था, मोशन चैप्टर में बताया था, और आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा लिंक्ड है दोनों चैप्टर आपस में। अगर आप ये सोचो कि मैं खाली 4 चैप्टर पढ़ लूंगा या 4 चैप्टर पढ़ लूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो नहीं समझ में आएगा, ना पिछला ना अगला ना वो। ये सब चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं बेटा, है ना? ये क्लास 8th नहीं है कि जिसके अंदर एक चैप्टर लाइट पे जा रहा है, एक चैप्टर साउंड जा रहा है, एक चैप्टर कुछ एनवायरनमेंट जा रहा है, एक चैप्टर कुछ टिश्यू समझा रहा है, एक चैप्टर कुछ समझा रहा है। इस तरीके के चैप्टर थे ना, कि कोई चैप्टर कुछ, कोई चैप्टर कुछ, कोई चैप्टर कुछ, कहीं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हो, कहीं आपने केवल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, कहीं पर आप आवर फिनोमिना पढ़ रहे हो, कौन से एनवायरनमेंट के फिनोमिना पढ़ रहे हो। तो ऐसे चैप्टर नहीं होते बेटा 9th क्लास के अंदर, ये पूरा कोर्स है। 9th क्लास का फिजिक्स का कोर्स होता है, या फिजिक्स के 4 चैप्टर नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं या 5 चैप्टर हैं, गिने चुने चैप्टर, ऐसा नहीं बोलते, कोर्स कहते हैं। तो फिजिक्स का कोर्स करना है तो भैया आपको लेक्चर नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा, यानी मोशन ही आपने मिस नहीं करना था। अगर मोशन मिस हुआ है जाके कंप्लीट करो, तब ये बातें समझ में आएंगी, फिर इसके आगे वाली समझ में आएंगी, ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना? और मैं ये मानता हूं कि 9th अब आपकी खत्म होने वाली है। उस मोमेंट पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और मुझे ये बात आपको समझानी पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? और अगर अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भाई फिर क्या हो सकता है? फिर तो क्या ही हो सकता है, अगर अब भी ये बात समझ में ना आए तो, ठीक है ना? तो अब तो कम से कम समझ लेना, है ना? देर से ही सही, लेकिन आप जब भी मतलब इस वीडियो को देखो, मुझे नहीं पता आप कितने दिन बाद देखोगे, कितने महीनों बाद देखोगे, कितने सालों बाद देखोगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो हमेशा पड़ी रहने वाली है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना? तो वो सभी बच्चों के लिए भैया कि अगर आपने मोशन नहीं पढ़ा है तो मोशन पढ़ के ही आना और फिर ही फोर्स को कंटिन्यू करना, और ऐसी फोर्स पढ़ने के बाद ही ग्रेविटेशन को जाकर के पढ़ना, है ना? बीच में से जंप नहीं लगाने, किसी भी टॉपिक के जंप नहीं। टॉपिक चैप्टर के जंप तो आप लगा के तो पाप ही कर रहे हो, टॉपिक के भी जंप नहीं लगाने आपने। टॉपिक का ऑर्डर भी यही रहेगा, एकदम बढ़िया सीक्वेंस दी हुई है फिजिक्स के अंदर, क्लास 9th के अंदर। केमिस्ट्री की सीक्वेंसिंग में मानता हूं थोड़ी अजीब सी है, चैप्टर 3 और 4 की खासकर, है ना? लेकिन सबसे बढ़िया सीक्वेंसिंग दे रखी है आपको इस कोर्स की, फिजिक्स के कोर्स की, ठीक है? तो वो मिस नहीं करनी है आपने, ठीक है ना? केमिस्ट्री से विश्वास अगर उठ गया है सीक्वेंसिंग के मामले में, तो फिजिक्स पर से विश्वास दोबारा बन जाएगा अगर इस सीक्वेंस से चलोगे तो, ठीक है? ओके, तो नेट फोर्स यहां क्या है भाई? नॉन जीरो है, और यहां पर फोर्स क्या है? 0 है।
अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपसे यह बोलता हूं कि स्टेट कितने प्रकार की होती है। तो जवाब मिलना चाहिए दो प्रकार की स्टेट होती है, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। फिर मैं फर्दर बात करता हूं कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर फिर वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरिएबल वेलोसिटी वाला, जिसमें स्पीड बढ़े या स्पीड घटे, दिशा चेंज हो वगैरह वगैरह, है ना। वो सब क्या है? वो सब नॉन यूनिफॉर्म है, जिसको आप एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हो। सही बात है कि नहीं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वाले केस में तो फोर्स ही नहीं है, हाँ, और इस वाले केस में कम से कम, इस वाले केस में तो फोर्स ही नहीं है, और इस वाले केस में कम से कम फोर्स तो है ना। हाँ, अच्छा, फोर्स है तो फिर क्या करेगी? फोर्स है तो फिर क्या करेगी? सर इसमें से वो कुछ भी कर सकती है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अरे फोर्स के ही तो काम है सारे, ये है कि नहीं? तो जब फोर्स है तो इनमें से कुछ भी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। बाकी डिपेंड करेगा कब क्या करेगी, लेकिन ये तो करेगी, इनमें से कुछ एक तो करेगी वो। और इनमें से कुछ एक करने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करवाना, हाँ या ना। इनमें से कुछ भी ये काम करवा दिया तो क्या करवा दिया? एक्सेलरेट करवा दिया। यानी फोर्स होनी चाहिए क्या करवाने के लिए? एक्सेलरेट करवाने के लिए। बात समझ में आई ना? तो भैया सीन क्या था? सीन ये था कि एक स्टेट थी रेस्ट और एक स्टेट थी मोशन। फिर मोशन के अंदर 2 ब्रांच थी, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम यहां पर हैं इस टाइम पर, है ना, हम ये पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर है हम, यानी एक्सेलरेटेड मोशन पर है हम। और इसके लिए क्या चाहिए होती है? इसके लिए आपको चाहिए होती है फोर्स, इसके लिए आपको चाहिए होता है अनबैलेंस कंडीशन, है ना। सही बात है ना? ये बात पक्की हो गई ना कि ये आपको क्या लाके देगी? ये आपको लाके देगी एफ नेट अगर नॉन जीरो है, यानी ये वाला अगर हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको क्या लाके देगी? ये आपको एक्सेलरेशन लाके देने वाली है, एक्सेलरेशन लाके देने वाली है। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये आपको क्या लाके देगी? ये वाली कंडीशन आपको क्या लाके देगी? रेस्ट लाके देगी, यूनिफॉर्म मोशन लाके देगी, या अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही लाके देगी? क्या सोचते हो आप? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए अभी टाइप करके। ये कंडीशन आपको क्या लाके देगी? रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म, यानी सेम स्पीड से चलाना, बिल्कुल नहीं चलाना, या फिर अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए या घटाते हुए, यानी स्पीड को वेरी करते हुए चलाना। क्या लेकर के आएगी ये वाली कंडीशन? तो इसका जवाब ये है कि आप खुद सोचो। मान लो ये मार्कर है भैया, अब ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, मैं आया यहां से और मैंने फोर्स लगा के खींचा इसको, और सेम फोर्स से किसी और ने भी यहां से खींचा इसको, है ना। तो कौन सी स्टेट बनती है? ये रेस्ट बनती है, ये यूनिफॉर्म मोशन बनती है, या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्या बनता है ये क्या बनता है? अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा के खींचा और वो ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था, कुछ बोला मैंने यहां पर, वो ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था, तो फिर क्या होगा? क्या ये रेस्ट पे ही रहेगा? क्या यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेशन तो इस केस में होती है, इस वाले अनबैलेंस केस में होती है वो। तो ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? तो अब 2 में से एक चीज हो सकती है ना, या तो रेस्ट हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो क्या होगा ऐसे में? अगर एक रुकी हुई चीज पर यहां से भी फोर्स लगाई, यहां से भी फोर्स लगाई, बराबर फोर्स लगाई, तो वो चलेगी या रुकी रहेगी? क्या होगा? तो इसका आंसर ये है कि वो रुकी रहेगी, ठीक है ना, वो रुकी रहेगी। तो सर बैलेंस कंडीशन जो होती है वो रेस्ट क्रिएट करती है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि रेस्ट पर अगर कोई चीज है इस संसार में, आपके आसपास भी अगर रेस्ट में कोई चीज है, तो उसके ऊपर पक्का 2 फोर्स लग के आपस में बैलेंस हो रही हैं, आपस में कट के मर रही हैं दोनों फोर्स। 100 और 100 आपस में कट के क्या हो गया? 0 हो रहा है, ये पक्का हो रहा है। आपके टेबल पर रखा हुआ पानी का बोतल जो है, पानी की बोतल अगर आपके टेबल पर रखी हुई है, तो उसको जितनी ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, उतनी ही फोर्स टेबल उस पर ऊपर लगा रही है ताकि वो नीचे ना गिरे। उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कौन लगा रही है? टेबल लगा रही है, ठीक है ना। अब जैसे यहां मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, इसके ऊपर पानी की बोतल पड़ी है, ये पानी की बोतल पड़ी है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये टेबल के पैर हो गए, पाए हो गए टेबल के, ठीक है। अच्छा, इस पर जितनी फोर्स अर्थ ने लगाई है नीचे, mg कहते हैं उस फोर्स को, जो अर्थ ने इस पर लगाई है, उतनी फोर्स टेबल भी इसके ऊपर लगा रही है यहां, n फोर्स। ये दोनों कट जाएंगे आपस में,
ये दोनों आपस में कट जाएंगे, नॉर्मल और mg आपस में कट रही है, यानी ये कैसी कंडीशन बन रही है, बैलेंस्ड कंडीशन बन रही है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या चलेगा क्या नहीं, क्या वो चल रही है क्या बॉटल जो आपके टेबल पर पड़ी है, पानी की बोतल या ज्योमेट्री बॉक्स या कोई पेंसिल स्केल रबड़ जो भी आपको आसपास रुका हुआ दिख रहा है, क्या वो चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो जितनी फोर्स नीचे की तरफ खा रहा है उतनी फोर्स ऊपर की तरफ भी खा रहा है। नीचे की तरफ कौन लगा रही, धरती लगा रही, ऊपर की तरफ कौन लगा रही, टेबल लगा रही, तो दोनों कट जा रही हैं आपस में, ठीक है ना। तो नेट फोर्स क्या हो जा रही है, जीरो हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स अगर जीरो होगी तो क्या क्रिएट होगा, रेस्ट क्रिएट होगा, और फोर्स अगर नॉन जीरो होगी तो क्या क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। समझ में आ गया, बात पूरी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस वाली कंडीशन की तो बात ही नहीं करी हमने कि सर मोशन तो दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हटा दिया, आपने रेस्ट वाला मामला भी डिस्कस कर लिया, अब बचा क्या, बचा यूनिफॉर्म मोशन वाला मामला। उसका क्या होगा, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि या तो फोर्स होगी या तो फोर्स नहीं होगी। होगी तो एक्सेलरेशन होगा और नहीं होगी तो रेस्ट होगा। तो फिर यूनिफॉर्म मोशन कब होगा भाई, तो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा भाई, अरे सेम स्पीड से कब चलना होगा, नहीं चलता क्या सेम स्पीड से, सेम स्पीड होती ही नहीं क्या, ऐसा होता है क्या। आप गाड़ी चलाते हो, अगर मान लो 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो 40 पे अटकी रहती है सुई, चलाते जाओ चलाते जाओ। पापा को देखा होगा आपने, स्कूटर चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, वो एक ही स्पीड पर रख के चलाते रहते हैं। तो क्या एक स्पीड पर चीज चलती नहीं क्या यूनिफॉर्म मोशन होता ही नहीं क्या, ऐसा थोड़ी ना है। यूनिफॉर्म मोशन होता तो है, लेकिन क्या इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, किस पे होगा, फोर्स जब कुछ होगी तब सेम स्पीड से चलता है, या फोर्स जब जीरो होगी तब सेम स्पीड से चलता है। तो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो बात समझ में नहीं आ रही कि कब सेम स्पीड चलेगा। तो मैं इसका आंसर देता हूं, इसका आंसर ये है कि वो बैलेंस कंडीशन पे ही यूनिफॉर्म मोशन में भी चल सकता है, बैलेंस कंडीशन पे ही यूनिफॉर्म मोशन पे भी चल सकता है। अगर फोर्स नहीं होती कोई भी, अगर जीरो फोर्स होती है तो भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल सकता है और चलता भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहा है ना, इसका सीधा मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स, कोई नेट फोर्स उस पर नहीं लग रही। तो सर पापा अगर 40 की स्पीड पे बाइक चला रहे हैं, अगर पापा 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो सर क्या कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, नहीं लग रही। सर फोर्सेस तो लग रही है ना, हाँ फोर्सेस तो लग रही है, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो रही है। कैसे सर, देखो जो गाड़ी चला रहे हैं पापा, है ना, तो वो पैडल पर पैर रखे हुए होंगे तभी 40 की स्पीड पे चल रही है। पैडल से पैर हटा लेंगे तो क्या 40 पे चलेगी क्या, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता, पूछ लो पापा से, पापा को बुला लो और बिठा लो, और बिठा के वाला लेक्चर सुनाओ उनको, ये वाला पार्ट सुनाना लेक्चर का, आपको खुद बताएंगे कि पापा अगर 40 की स्पीड पे मैं चाहता हूं कार चलाना या बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, स्कूटर चलाना, कुछ भी चलाना, तो क्या पापा बिना रेस दिए ऐसा हो सकता है क्या। अगर मैं हाथ छोड़ के चलाऊं तो पैर हटा लूं पैडल से, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा, धीरे धीरे स्पीड घटेगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगातार लग रही है। तो फ्रिक्शन वाली फोर्स आई ना पीछे की तरफ, फ्रिक्शन वाली फोर्स आई ना पीछे की तरफ, तो इंजन को आगे फोर्स लगानी ही पड़ती है काटने के लिए दोनों फोर्सेस को, इसलिए आपकी गाड़ी सेम स्पीड से चल रही होती है। मतलब मान लो अगर पीछे की तरफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन की लग रही है ना, तो आपको पेडल दबा के रखना पड़ेगा, आपको हैंडल का वो जो एक्सेलरेटर है, रेस है, वो घुमा के रखना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा 10 न्यूटन आगे की तरफ, तभी दोनों आपस में क्या होंगी, कटेंगी। तो मेरे बच्चे सेम स्पीड से चलाने के लिए भी रेस देनी पड़ती है, एक्सेलरेट करवाने के लिए भी देनी पड़ती, वो तो देनी पड़ेगी, तब तो आप अनबैलेंस वाली कंडीशन में चले गए, है ना। आपकी मान लो फ्रिक्शन जो पीछे लग रही थी वो अभी भी 10 ही लग रही है, वो तो 10 ही लग, वो तो सड़क दे रही है ना, सड़क को क्या पता ऊपर कौन चल रहा है, वो तो 10 ही दे रही है ना। लेकिन आपने आगे की तरफ मान लो इंजन को बोला भाई भगाओ भगाओ गाड़ी भगाओ, तो आप क्या कर रहे हो, आप 70 न्यूटन दे रहे हो आगे की तरफ, आप ये कर रहे हो, तो 70 में से कितनी 10 कट गई ना, 60 न्यूटन तो आगे लगी, उसके हिसाब से जो एक्सेलरेशन बनेगी ना, उस एक्सेलरेशन से आप आगे बढ़ोगे। यानी इस कंडीशन में, यानी ये अनबैलेंस कंडीशन में तो बॉडी एक्सेलरेट कर अपनी स्पीड को बढ़ाएगी। मैं बात कर रहा था सेम स्पीड से चलाने की, सेम स्पीड से चलाना हो ना अगर, यूनिफॉर्म मोशन में चलाना हो ना अगर, तो आपको जितना पीछे फ्रिक्शन लग रहा होता है उतना ही आगे देना पड़ता है। अब सर पापा को कैसे पता फ्रिक्शन कितना है, पापा को सब पता है, पापा को कैलकुलेशन नहीं आता होगा बेशक, लेकिन पापा को एक्सपीरियंस हो गया है कि कितनी पीछे की तरफ फोर्स है और उसके हिसाब से मुझे कितनी रेस घुमानी पड़ेगी। पूछ लेना पापा से, बिठा लो एक बार लेक्चर में पापा को और पूछना
है ना, कि पापा आपको ये कैसे पता चलता है कि पीछे फ्रिक्शन कितनी लगा रही है, मुझे भी उतनी लगानी है। पापा बोलेंगे एक्सपीरियंस से, चला चला के आइडिया हो गया, ये बोलेंगे। चला चला के मुझे बताना क्या लिखा, क्या बताया पापा ने, कमेंट में लिखना, ठीक है। बताना जरूर, अपने पापा का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि क्या वो बता रहे हैं तुमको, कि वो किस तरीके से स्पीड को मेंटेन रखते हैं। वो बोलेंगे अंदाजे से हो जाता है, ये तो एक्सपीरियंस से हो जाता है, करते करते आ गया, चलाते चलाते आ गया, सीख गए थे बचपन में, सीख पता नहीं चला कब सीख गए। ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। आप भी जब साइकिल चलाते होगे, आप पैडल मार के एक बार में छोड़ देते हो, फिर उसके बाद जब बाइक स्लो नहीं स्टार्ट, आपकी साइकिल स्लो नहीं स्टार्ट होती, फिर आप पैडल मारते हो एक बार, है ना, उसको सेम स्पीड पे लाने के लिए। तो ये आप भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हो, है ना। बेशक से आपको कैलकुलेशन नहीं आते थे, अब तो सीख ही रहे हैं, अब तो डिटेल में पढ़ ही रहे हैं अपने आसपास की चीजों को, है ना। जब नहीं आते थे तब भी आप इस काम को किया करते थे। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो यहां पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, और नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी सेम स्पीड से। क्यों बढ़ती रहेगी, क्योंकि भैया पहले से ही वो आगे बढ़ रही थी, इसलिए वो पहले से ही प्रीवियस स्टेट ही उसकी मोशन थी, इसलिए वो आगे भी मोशन करती रहेगी। यानी अगर मैं इस बात को गागर में भर दूं, सागर जैसी बात को गागर में भर दूं, यानी एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट भर दूं, तो एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट ये सुन लो कि भाई अगर आपको अपनी स्टेट को चेंज करवाना है तब तो आपको ये वाली फोर्स लगेगी, अनबैलेंस वाली। लेकिन अगर तुमको स्टेट चेंज नहीं करवानी ना, तो फिर भाई यही कंटिन्यू करना। अगर चीज पहले से रेस्ट में थी तो आगे भी रेस्ट में रहेगी, लेकिन अगर वो पहले से ही चल रही थी सेम स्पीड से, तो वो आगे भी सेम स्पीड से ही चलती रहेगी, ठीक है ना। अगर नेट फोर्स नहीं लग रही तो, नेट फोर्स अगर 0 है तो, नेट फोर्स आ गई तो फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां तक ये सब बातें थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। बच्चा भ्रांति में ही पढ़ा रहता है पूरे पूरे साल, उसको समझ नहीं आता कब यूनिफॉर्म होता है, कब नॉन यूनिफॉर्म होता है, कब रेस्ट होता है ना। तो ये मैंने होपफुली क्लियर कर दिया होगा आपके माइंड्स में से, ये धुआं छट गया होगा, सूरज उग गया होगा। आओ आओ इसी सूरज को और चमकाते हैं। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। इट इज द कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। देखो साफ लिखा हो, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि भाई नेट फोर्स क्या हो चले, नेट फोर्स 0 हो चले। और अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है कि नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाए, ठीक है ना, नॉन जीरो हो जाए, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नेट फोर्स 0 होती है तो क्या वेलोसिटी 0 हो जाती है क्या? अरे नहीं, वेलोसिटी तो उतनी मेंटेन रहेगी जितनी पहले थी, जितनी स्पीड पहले थी उतनी स्पीड आगे मेंटेन रहेगी, है ना। तो जब नेट फोर्स 0 होती है तो क्या 0 होता है भाई साहब, एक्सेलरेशन 0 होती है तब, ठीक है ना। अरे फोर्स का क्या मतलब है, F इक्वल टू एम ए। फोर्स का क्या मतलब है, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन देने वाली। जब फोर्स ही 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो फोर्स के 0 होने से क्या 0 होता है, फोर्स के 0 होने से एक्सेलरेशन 0 होती है बेटा, ठीक है ना। और अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होने के दो मतलब होते हैं। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब होता है जितना u उतना ही v, यानी मान लो अगर पहले से u 0 था तो आगे से v भी फिर क्या रहेगा, 0, यानी रेस्ट का रेस्ट ही बना रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर u पहले से 10 था तो v भी 10 ही बना रहेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन बना रहेगा। बात समझ में आ रही है ना भाई, वेलोसिटी चेंज नहीं होती ना। एक्सेलरेशन के 0 होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन के 0 होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो जितना बना था उतना बना रहेगा, अगर 0 बना था तो 0 बना रहेगा, और चलता हुआ बना तो चलता हुआ बना रहेगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, होपफुली समझ में आई है ना। और अनबैलेंस फोर्स का मतलब नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, और कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगी, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी, 0 के अलावा कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। और कुछ ना कुछ वैल्यू अगर उसकी होगी तो फिर वो वेलोसिटी को चेंज करेगी, है ना। तो रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड, वो सारे जो काम थे, वो सारे जो काम थे वो इसके थे, वो अनबैलेंस के काम थे, है ना। क्योंकि ये एक्चुअली फोर्स है, ये तो फोर्स ही नहीं है, ये तो फोर्स ही 0 हो गई ना, ये तो फोर्स ही नहीं है। तो फोर्स के इफेक्ट कहां से देखने में आएंगे, सही बात है कि नहीं, लॉजिकल बात है कि नहीं। अच्छा, इट इज अ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां फोर्स बॉडी पर नॉन जीरो होती है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस कारण से एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी, और इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी।
क्या लिखा हुआ देखना एक बार, इट इज रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया भी आगे जाके पढ़ेंगे, आप इसको अभी स्टेट समझो, स्टेट स्टेट। फिर पढ़ो एक बार जरा, इट इज द रीजन बिहाइंड, ये कारण है किसके पीछे का, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करने के पीछे का, यानी जो पिछला चलता आ रहा है वही आगे कंटिन्यू रहेगा। अगर रुका है तो रुका रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलता रहेगा। ठीक है ना, ये मतलब हुआ इस बात का, मेंटेन करना पिछले इनर्शिया को बॉडी के। और वहां देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द रीजन बिहाइंड, ये कारण है किसके पीछे का, इनर्शिया के चेंज करने, यानी स्टेट समझ लो अभी फिलहाल के लिए, स्टेट को चेंज करने के पीछे का कारण है, चेंज करने के पीछे का कारण है, स्टेट का कारण नहीं है। तो एरिस्टोटल की बात सही थी कि गलत थी? एरिस्टोटल की बात गलत थी। और वो गलत किस लिए थी? वो गलत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मोशन में रखने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, ना फोर्स मोशन में रखने के लिए लगानी पड़ती, फोर्स मोशन को चेंज करने के लिए, यानी मोशन से रेस्ट या रेस्ट से मोशन लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है ना, तो एरिस्टोटल साहब यहां पर कहीं ना कहीं गलत थे, और वो टाइम भी कुछ और था, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। लेकिन बात गलत है तो हर काल में गलत है ना, हर समय, हर देश, हर सभ्यता में गलत है। ठीक है, सो इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया एनी स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, स्टेट को चेंज करने के पीछे का कारण फोर्स होती है। इसको एग्जांपल से लेते हैं, मान लो आपको लेट उठने की आदत है, आप सुबह उठते ही नहीं हो, ठीक है ना, आप उठते हो आराम से 9-10 बजे, सर्दी बहुत है, हम मत खींचो, है ना, वो क्या बोलते हैं, रजाई मत खींचो, कंबल मत खींचो, है ना। लेकिन फिर मम्मी आए, है ना, और मम्मी आके जरा तैड़ 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 कर दे, है ना, तो नींद खुल जाती है। ऐसे ही होता है ना, नहीं तो व्यक्ति सोया रहता है। अच्छा, आप मान लो रोज सोए रहते हो, ठीक है ना, मतलब हर दिन का हिसाब है, कई कई सालों से चलता आ रहा है कि भैया जल्दी उठते ही नहीं है, सोए रहते हैं हम तो, लेट तक सोए रहते हैं, ठीक है, लेट उठते हैं जाकर के, देर तक सोए रहते हैं। ठीक है, तो फिर आपको अगर उस आदत को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस आदत को अगर चेंज करना है तो भाई आपको मम्मी से तैड़ 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 लगवाने पड़ेंगे, और कई दिन तक लगवाने पड़ेंगे जब तक तुम्हारी आदत चेंज ना हो जाए ना। तो मम्मी को कह के सुना पड़ेगा, मम्मी अगर मैं ना उठूं तो तैड़ 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 तैड़, है ना, इधर आके बजा जाना, है ना, और उठा देना। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है ना, तो आप बोल के अगर सो गए माता जी को कि भैया तैड़ 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 कर देना, सुबह आकर के, है ना, तो जब लगाएंगे अपने आप उठ जाओगे, है ना, या पानी डाल देंगी, या रजाई खींच देंगी, पंखा चला देंगी, सर्दियां तो पंखा चला देंगी, गर्मी तो पंखा बंद कर देंगी, ऐसे ही हुआ ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। इनर्शिया एक आदत का नाम है। इनर्शिया जो यहां पर शब्द लिखा हुआ ना, वो आदत ही है, आगे जाके पढ़ेंगे इनर्शिया को, और ठीक है ना, बात करेंगे सारे तरीके के इनर्शिया की, अभी बात करने ही वाले हैं जस्ट। ठीक है, तो आप इस बात को देखोगे कि इनर्शिया का मतलब ये होता है कि बॉडी जिस स्टेट में होती है ना, उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर तुम सुबह नहीं उठना चाहते तो तुम्हारा इनर्शिया ये बन गया है कि हमने सुबह नहीं उठना। सबसे पहले तो मन में संकल्प लो कि हमने उठना है। एक छोटी सी आदत की बात कर रहा हूं, नहीं पढ़ने का भी संकल्प होता है जी, नहीं पढ़ना हमने, हम तो डीठ हैं जी, हम तो कुछ और कर लेंगे, पढ़ाई की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना, तो हर बॉडी का अपना एक इनर्शिया बन चुका होता है, अपनी एक आदत बन चुकी होती है। ठीक है ना, और वो मोस्टली आदतें बुरी होती हैं जिनको चेंज करना होता है, अच्छी आदतों को क्यों चेंज करना है ना। तो बुरी आदतें ही हैं जिनको हमको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है पीछे, और उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगती है, उसके लिए एक्सटर्नल एफर्ट लगता है। तो अगर ये बात आप 9th क्लास में सीख लोगे तो बहुत सारी आदतों से बच जाओगे, और कोई आदतें हैं तो वो छूट भी जाएंगी। ठीक है, बस बात इस बात की ध्यान रखना कि तुमको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, है ना, अपने आलस को छोड़ने के लिए तुमको एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, और ये एफर्ट अंदर से ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ, मम्मी इसमें हेल्प कर सकती है आपकी तड़ 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 लगाने में, और तुमको सुबह उठा भी सकती है। ठीक है, 4 नंबर, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी बॉडी या तो रेस्ट पे ही रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है ना, जिस भी हिसाब से पिछला इनर्शिया बना हुआ था उसी हिसाब से, यानी पिछला इनर्शिया रुका हुआ था तो आगे भी रुका रहेगा, और चल रहा था यूनिफॉर्म मोशन तो आगे भी चलता रहेगा। और यहां क्या है? बॉडी विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन से बॉडी आगे बढ़ेगी, यानी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती या घटाती रहेगी। मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसको लिख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, आगे चल पड़े। चलो, क्वेश्चन आता है, एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये। 8000 किलो का एक इंजन है जो कि 5 वैगन्स को, 5 डिब्बों को पुल करके लेके जा रहा है, और हर वैगन का जो मास है वो 2000 किलो है along a horizontal track. If the engine starts a force of 40,000 न्यूटन and the track offer the friction force of 5000 न्यूटन, then calculate the net accelerating force. बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो भैया ऐसा कोई ट्रेन होगा, डब्बा है उसका, ये कितना? 8000 किलो का, 8000 kg का, उसके पीछे 1 2 3 4 5
कितने कितने किलो के? 2-2 हजार किलो के। ये भी 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000 केजी के क्या है? मासेस हैं, डिब्बे हैं, सारे के सारे ट्रेन के डिब्बे हैं, ठीक है ना। तो ये सबको लेके जा रही है और आगे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 40,000 न्यूटन की, ठीक है ना, क्योंकि इंजन ने खुद को भी खींच के लेके जाना है भाई खुद का भी तो मास है जो लेकर के जाना है ना। मैं अपना मास ही नहीं उठाया जाता हमसे, अपना खुद का ही नहीं बोझ उठाते, दूसरे का क्या उठाएंगे तो ये तो देखो दूसरों का भी उठा रहा है, अपना तो लेके जाना ही जाना है। तो कितनी फोर्स जनरेट कर रहा है आगे की तरफ? 40,000 न्यूटन आगे की तरफ जनरेट कर रहा है। और आप इस पूरी बॉडी को एक ही मानो, है ना, तो बातें बहुत इजी हो जाएंगी कि भाई पूरी ट्रेन पर आगे की तरफ फोर्स लग रही है जो 40,000 न्यूटन है, और पीछे की तरफ जो नेट फ्रिक्शन जनरेट हो रही है वो हो रही है 5,000 न्यूटन। तो भैया आप खुद सोचो, एक बॉडी है जिस पर आगे लग रही है 40,000, पीछे लग रही है 5,000, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या दुनिया में? नेट फोर्स अगर आपको निकालनी हो तो क्या करते हैं भाई? बिग माइनस स्मॉल करते हैं, और बिग का मतलब है यहां पर जो 40,000 वाली फोर्स लग रही है आगे की तरफ, और पीछे 5,000 न्यूटन पीछे की तरफ माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 35,000 न्यूटन। ये है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जिससे बॉडी क्या करने लगेगी? एक्सेलरेट करने लगेगी, ठीक है ना, या कर रही होगी, ऑब्वियसली कर रही होगी, क्योंकि एक अनबैलेंस कंडीशन ये बन रही है। ठीक जी, आगे चल पड़े, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं हम लोग इनर्शिया की। इनर्शिया बार बार बोल रहे हैं, इनर्शिया होता क्या है भाई? मैंने आपसे कहा कि इनर्शिया है आदत का नाम। हर बॉडी की एक स्थिति है, एक परिस्थिति है, एक कंडीशन है, एक आदत है, और वो उसी आदत को कंटिन्यू करना चाहती है, ये उसकी जिद है। उस जिद का नाम इनर्शिया है। हर बॉडी की अपनी एक आदत या अपनी एक जिद जिसके कारण से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती का नाम इनर्शिया है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपको सुबह नहीं उठना, तो तुम्हारी बॉडी का इनर्शिया बना हुआ, तुम्हारी बॉडी की जिद बनी हुई, तुम्हारी बॉडी ने आलस पकड़ रखा है कि हमें सुबह नहीं उठना। लेकिन अगर सुबह उठना ही हो तो क्या करना पड़ेगा? एफर्ट मारना पड़ेगा। वो एफर्ट अंदर से भी आ सकता है, वो एफर्ट अलार्म से भी आ सकता है, घड़ी के या मोबाइल के, है ना। और वो फिर मम्मी आएंगी तो वो फिर आपको पता ही है कि वो भी एक तरह का अलार्म ही है आपके लिए, अलार्मिंग सिचुएशन ही हो जाती है वो भी, है ना, कि भैया आप जल्दी उठ जा नहीं तो हिंसा हो सकती है ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा ही होता ना। तो अगर आपको आपके स्थिति को, परिस्थितियों को बदलना है तो एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, है ना। और ये बात नेचर हमको भी सिखाता है, यानी ये लाइफ लेसन भी है हमारे लिए कि नेचर जैसा वर्क कर रहा है वैसे ही हम भी नेचर का ही पार्ट है यार, हम भी वैसे ही है ना। हम भी तो उन्हीं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, तो जैसे वो है वैसे हम भी होंगे ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए इनर्शिया का मतलब आलस, इनर्शिया का मतलब जिद, इनर्शिया का मतलब एक ऐसी आदत जो छूटती नहीं है आसानी से, ठीक है। तो 3 तरह का इनर्शिया होता है, रेस्ट वाला इनर्शिया, मोशन वाला इनर्शिया और डायरेक्शन वाला इनर्शिया। अगर मैं हिंदी में समझाऊं सरल भाषा के अंदर, तो रेस्ट वाले इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, मोशन में आना नहीं चाहती। सर अगर हम मोशन में लाना चाहें तो भाई फोर्स लगा, तुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। कैसी? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको, यानी अनबैलेंस कंडीशन अगर आप लेकर के आओगे तब ये अपनी रेस्ट को चेंज करके मोशन में आ सकते, नहीं तो कभी भी मोशन में नहीं आएगी। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है सर? बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहती। सर अगर स्टेट को बदलना हो तो क्या करें? तो बेटा फोर्स लगा। कौन सी? वही एफर्ट वाली। कौन सी? अरे वही अनबैलेंस वाली। अच्छा, एफ नेट नॉन जीरो वाली। हाँ, एफ नेट नॉन जीरो वाली फोर्स लगा, इसकी कंडीशन बदल जाएगी, ये मोशन से रेस्ट में आ सकती है ना, या फिर और बड़ा मोशन भी क्रिएट कर, यानी यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ देगी, एक्सेलरेट भी कर सकती है। अच्छा, डायरेक्शन वाला क्या होता है भाई? डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक दिशा पकड़ रही है, उसी दिशा को पकड़े रहना चाहते हो, कि दिशा को चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। समझ रहे हो ना? तो एक दिशा का भी इनर्शिया बन जाता है बॉडी का कि भैया हम सीधा चल रहे हैं, हम सीधा ही चलना चाहते हैं, हम कहीं और इधर उधर जाना नहीं चाहते। तुमको याद होगा जब हम सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले चैप्टर में, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी बॉडी सर्कल में घूमना नहीं चाहती, कोई भी बॉडी नहीं चाहती सर्कल में घूमना, हर बॉडी चाहती है सेम सीधी दिशा में चलना। इस वजह से इनर्शिया दिशा का भी मैटर करता है ना। इनर्शिया डायरेक्शन का भी मैटर करता है कि डायरेक्शन वो सेम रखना चाहती है, बदलना नहीं चाहती। आइए किताबी परिभाषा सुन लेते हैं इनर्शिया की क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट और मोशन। हिंदी सुनो, हिंदी है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि उसके
जो कि उसके स्टेट को चेंज होने से अपोज करती है। मतलब वही वाली बात कि भैया मम्मी आई और मम्मी ने तुमको उठाया, ए उठ जा, ए उठ जा, तुम बोलो नहीं नहीं मैं नहीं उठ रहा, नहीं नहीं मैं नहीं उठ रही, नहीं नहीं, ये वाला जो तुम्हारा हिसाब होता है, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं, इसको बोलते हैं रेजिस्ट करना, रुकावट पैदा करना। मम्मी का काम तुमको उठाना था क्योंकि तुम कह के सोए थे बे कि उठा देना सुबह, है ना, वो उठाने आई, तुम कह रहे हो नहीं 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 नहीं, वो नहीं 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 जो है ना वो इनर्शिया है, उसी का नाम इनर्शिया है। जो तुम जिद पकड़ के बैठोगे हमने नहीं उठना, ठीक है, तो टू रेजिस्ट या टू अपोज द चेंज, चेंज जो हम पर होने वाला उसको अपोज करना, ठीक है ना। अब ये जो बातें थी ये तो वैसे भी लिविंग वर्ल्ड की बातें थी, ये नॉन लिविंग पर भी होता है। मैं बताऊं कैसे? ऐसे कि आप अपने कमरे में पड़ी जो लोहे वाली अलमारी है, जो लक्कड़ वाली अलमारी है बड़ी सी, है ना, आप उसको नहीं हिला पाते, आप पलंग को नहीं हिला पाते, जो डबल बेड आपके घर में पड़ा है उसे हिलाना, फ्रिज पड़ा है घर में, फ्रिज को हिलाना मुश्किल है ना, लेकिन कुर्सी को हिला देते हो, चेयर को यहां से वहां हिला करके रख देते हो। क्यों? क्यों जी? क्योंकि वो आराम से हिल जाती है ना। भाई दिक्कत तो वो भी दिखाती है। अच्छा मुझे बताओ, एक पेन को हिलाना आसान कि एक कुर्सी को हिलाना आसान? तो इसका आंसर है भैया कुर्सी को हिलाना मुश्किल है, पेन को हिलाना आसान है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो असल में इनर्शिया बात करता है, पता किससे इनर्शिया बात करता है? मास से। मास अगर ज्यादा होगा तो जिद बड़ी होगी, बात को समझ लेना। मास अगर ज्यादा है किसी चीज का तो उसकी जिद भी बड़ी होगी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, है ना। अब स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? फोर्स लगा के, है ना। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक ट्रक है, उस ट्रक का मास बहुत ज्यादा होगा। हाँ यार, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम रुके ट्रक को धक्का मार के चला दोगे? नहीं। अच्छा रुकी साइकिल को धक्का मार के चला दोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि उसको हिलाने के लिए तुमको फोर्स कम लगानी पड़ती है, और ट्रक है बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा मास वाला, उसको हिलाने के लिए तुमको फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, वो तुम्हारे बस की है नहीं। बात समझ पा रहे हो ना? तो कौन ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपने स्टेट को चेंज करने से? साइकिल नहीं, ट्रक, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक का मास ज्यादा है तो वो रुकते से चलेगा भी नहीं आसानी से, और चलते से रुकेगा भी नहीं आसानी से। इमेजिन करना, तुम्हारी तरफ एक ट्रक दौड़ता हुआ आ रहा है, एक ट्रक आ रहा भागता हुआ तुम्हारी तरफ बहुत तेज स्पीड से, और तुम उसको रोकने का प्रयास अगर करोगे तो क्या होगा? भूल जाओ, इस जन्म में तो नहीं हो सकता है ना। और अगर एक साइकिल तुम्हारी तरफ दौड़ती आ रही है तो तुम उसको रोकने का प्रयास तो कर सकते हो, सही बात है कि नहीं? यानी उस पर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो रुक भी जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसका मास ज्यादा था ना उसको स्टेट चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसका मास ज्यादा होगा ना, अरे मोटा आदमी है, इमेजिन करो भाई, मोटा आदमी है ना, मोटे आदमी को हिलाना डुलाना, लेटाना, भगाना, उठाना, समझ रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पतला आदमी को बोलेंगे, ओ भाई चल उठ के यहाँ बैठ जा, ओ भाई चल साइड हो जा, है ना। पतले आदमी को सब साइड करते, थोड़ा तगड़ा आदमी होगा उसको साइड करना ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उसका इनर्शिया पता आपको ज्यादा होगा, है ना, वो हिलेगा भी नहीं आसानी से, है ना, और चलता आ रहा तुम उसको रोक भी नहीं पाओगे, अगर वो मारने आ गया तुम बचा भी नहीं पाओगे खुद को। तो इसीलिए बलशाली बनो, इनर्शिया बढ़ाओ अपना। चलो ठीक है। तो इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट या मोशन। रेस्ट से मोशन में ना जाने की ये प्रवृत्ति, या मोशन से रेस्ट में ना आने की ये प्रवृत्ति, या आने को अपोज करने की प्रवृत्ति का नाम इनर्शिया है। इनर्शिया 3 तरीके का होता है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, मैंने आपको बता दिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मास ज्यादा, मतलब वो उसके सीधा सीधा डिपेंड करता है। इनर्शिया मास पे सीधा सीधा डिपेंड करता है, मास अधिक होगा इनर्शिया भी अधिक होगा। लिखा हुआ मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया, यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का। मास कम इनर्शिया कम, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। ओके, कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किसके किसके? रेस्ट वाले इनर्शिया के, मोशन वाले इनर्शिया के, और डायरेक्शन वाले इनर्शिया के भी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्ट से। तो रेस्ट के इनर्शिया का मतलब क्या कि बॉडी रुकी है, रुकी ही रहना चाहती है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं क्या है। लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट इज शेकन विगरसली। अगर आप पेड़ के तने को जोर जोर से कस के हिलाओगे तो भाई पेड़ का तना बोलेगा यार मैं तो मोशन में आ गया, पत्तियों का क्या करें? पत्तियां बोलेंगे हम क्यों आए मोशन में, हम पर डायरेक्ट फोर्स थोड़ी लगाई है। देखो भाई, इनर्शिया उसी का बदलेगा जिस पर फोर्स लगेगी, बात सही है कि नहीं? जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी, उसी का इनर्शिया चेंज होने वाला है, वही मूव करने वाला है, वही रेस्ट से मोशन में जाने वाला है कि नहीं? तो पत्तियां बोलती हैं भाई पेड़ तू हिल, हम क्यों हिले, है ना। तो इसलिए वो दोनों डिटैच हो जाते हैं, पेड़ तो हिल रहा होता है लेकिन पत्तियां टिक नहीं पाती, तो इसलिए पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, या फल फूल टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि उन पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगी है। समझ गए ना? तो या तो ऐसा होता कि भाई सब एक ही बॉडी होते, है ना, कि भैया उसको हिला रहे तो वो सब भी हिल रहे होते, तो अब ऐसा नहीं हो रहा, वो सब नहीं हिल पा रहे, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। When a car is abruptly accelerated, drivers passenger में, हाँ ये भी मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ तो दिया, ये मैंने बता देता हूँ। अगर आप अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो पीछे गिरते हैं ऐसे, वो क्यों गिरते हैं? कारण वही है,
पहले से हमारी बॉडी रुकी हुई थी, पहले से गाड़ी भी रुकी हुई थी। जब फोर्स लगी तो गाड़ी ने एक्सेलरेट किया, हमारी बॉडी वहीं की वहीं बनी रही, हमारी बॉडी उसी स्टेट में बनी रही। बात समझ में आई ना? अगर गाड़ी अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ाती है यानी एक्सेलरेट करती है तो हमारी बॉडी पीछे गिरती है। पीछे गिरने का कारण यही है कि हम पहले से ही रुकी हुई स्थिति में थे, तो हम रुकी हुई स्थिति में ही रहना चाहते थे, लेकिन गाड़ी तो चल पड़ी। तो हमारे पैर उसके साथ जुड़े रहते हैं ना, वो एक बॉडी बन के बैठे हैं, पैर एक बॉडी बन के बैठे हैं गाड़ी के साथ, तो पैर आगे निकल जाते हैं, हमारी बॉडी पीछे रह जाती है, तो इसलिए पीछे गिरते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है कि हम लोग पहले रुके हुए थे तो रुके ही रहना चाहते हैं, तो इसलिए भाई नीचे का हिस्सा आगे निकल जाता है, अपर बॉडी वहीं रह जाती है। ऐसा होता है। इफ एन इंडेक्स कार्ड इज, ये एक एक्सपेरिमेंट आप इसको कर भी सकते हो। एक ग्लास लेना, ग्लास टम्बलर लेना, उसके ऊपर एक कार्ड रखना, ताश का पत्ता रख लेना या कोई भी कार्ड हो, शादी के कार्ड आए होंगे बहुत सारे वो रख लेना, ठीक है ना। उसके ऊपर सिक्का रखना, सिक्का, कॉइन या कॉइन रखना ऊपर, है ना। या फोर्स लगाना इसके ऊपर, खींच के निकालना इसको बाहर। जैसे इसको खींच के निकालोगे ना, सिक्का नीचे गिरेगा टम्बलर में आकर के, ठीक है ना। करके देख सकते हो आप इसको, बहुत इजी है ये, मैं भी करके दिखा सकता हूँ, खुद भी कर लो यार, क्या देखे, कोई बड़ी चीज थोड़ी है ना। अगर में कार्ड होगा, कॉइन होगा और टम्बलर होगा, तीनों चीजें होंगी ना, एकदम झटके से खींचना उसको, तो सिक्का कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा, ठीक है। क्यों गिरा? सवाल उठता है क्यों गिरा? इसलिए गिरा क्योंकि सिक्का बोलेगा मेरे पर थोड़ी फोर्स लगाई है। फोर्स किस पर लगाई है? कार्ड पर ना, कार्ड तो खिसक गया, कार्ड पर तो, कार्ड की तो एक्सेलरेशन हो गई। सिक्का बोलता भाई मैं क्यों हिलूं, मैं क्यों जाऊं साथ में, मुझ पर थोड़ी लगाई है, मैं तो रेस्ट में ही था ना, मैं तो रेस्ट में ही रहूंगा। समझ गए ना। जैसे ही कार्ड हटा, ऊपर वाली फोर्स रुकी, नीचे वाली फोर्स mg जो थी वो डोमिनेंट हो गई, इसलिए अंडर गिर गया वो टम्बलर के। ऐसा हुआ। कार्ड हटते ही नॉर्मल कॉन्टेक्ट खत्म हो गया ना, नॉर्मल कॉन्टेक्ट खत्म हो गया तो ग्रेविटी ने नीचे खींच लिया, इसलिए नीचे गिर गया, लेकिन साथ नहीं आया, सिक्का साथ में नहीं आया, है ना। When pulling a band-aid off, it is better to pull it fast. अगर आपके बैंडेड लगी हुई है तो उसको हमेशा खींच के उतारो, वो देख लेना भाई पक ना गया हो कहीं, वो है ना, कहीं वुंड ना छिल जाए साथ ही, तो इसलिए जैसा भी उतारोगे एक बार देख लेना। लेकिन अगर आप कस के उतारोगे, उसको खींच के उतारोगे एकदम से, तो स्किन बच जाएगी, स्किन साथ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बैंडेड को उतारोगे, धीरे धीरे अगर आप वो जो ड्रिप चढ़ती है उस वाले पार्ट को अगर आप उतारोगे, कभी भी देखना आप, नर्स आती है ऐसे खींच के एकदम से उतार देती है उसको। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर वो धीरे धीरे उतारेगी ना भाई साहब, तो स्किन खींचेगी, बहुत पेन होगा, बाल भी खींचेंगे, स्किन भी खींचेगी, बहुत पेन होगा उस टाइम पर, ठीक है ना। तो इसलिए खींच के एकदम से उतार देते ताकि बाल भी वहीं रहे, स्किन भी वहीं रहे, बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही बनी रहे। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। मोशन क्या था? वे पहले से बॉडी मोशन में थी, आगे भी मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहती है। पहला पढ़ते हैं, सीट बेल्ट को टाइट किया जाता है जब वो अचानक रुकती है, तो सीट बेल्ट अपने आप टाइट हो जाती है। आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ऑब्वियसली भगवान ना करे आप कभी इस चीज को ऑब्जर्व भी करो, लेकिन आप ड्यूरिंग ऐसे मोमेंट पर नहीं, आप खुद एक काम करना, अगर आपके घर में कार है या कार की एक्सेस है आपके पास, कार में बैठ सकते हो, तो कार में जाना, सीट बेल्ट लगाना, यहाँ से सीट बेल्ट निकाल करके यहाँ साइड में लगाना। तुम तो इधर बैठोगे ना, मैं तो ड्राइवर सीट पर बैठता हूँ तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, तुम इधर से निकालना, ड्राइवर तो हो नहीं तुम, क्योंकि है ना, यहाँ से निकालना और ऐसे डालना। उसके बाद इस सीट बेल्ट को पकड़ के ना ऐसे झटके से खींचना, तुम जैसे इसको खींचोगे ना, खींचेगी नहीं, ये टाइट हो जाएगी। इसमें क्लिप होता है, ऐसे जाके अड़ जाता है वो, पिन के साथ जाके अड़ जाएगा वो, तो ये बाहर निकलेगी नहीं, है ना। ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है गाड़ी के अंदर, ऐसा मैकेनिज्म क्यों बनाया गया है? क्योंकि पता है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जब गाड़ी बहुत तेज स्पीड में होगी, आप भी गाड़ी में बैठे हो, तो आपका भी इनर्शिया क्या होगा? मोशन वाला ही बना होगा, क्योंकि तुम भी उसी स्पीड से चल रहे हो भाई, अंदर ही तो वही एक बॉडी बन के चल रहे हो तुम, है ना। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगे, तो ब्रेक किस पे लगे? कार पे, और तुम्हारे पैर पे, क्योंकि पैर टिका हुआ था नीचे चेसी से, ग्राउंड से, फ्लोर से टिका हुआ था, तो वो तो रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन अपर बॉडी को रेस्ट पे आने में टाइम लगना था, वो टाइम मिलेगा नहीं, तुम आगे जाके बजोगे सीधा सीधा, आगे जाके तुम्हारा मुंह लगेगा, या हो सकता है तुम आगे गिर भी जाओ, है ना। शीशा विशा तोड़ के भी निकल जाता कई बार, ऐसा एक्सीडेंट भी होता है खतरनाक। तो उसी टाइम क्या होगा? सीट बेल्ट एकदम से टाइट हो जाएगी, तो आप आगे नहीं गिर पाओगे। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कार्स के अंदर। आप इसको करके देखना, सीट बेल्ट लगाना और फिर उसको ना ऐसे एकदम झटके से खींचना, वो आएगी नहीं बाहर। अगर उसको धीरे धीरे खींचोगे, जितनी मर्जी खींचते रहो, ऐसे 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 खींचे जाओ, खींचती जाएगी वो, लेकिन अगर आप झटके से खींचोगे नहीं खींचेगी। When pedaling a bicycle, if you stop pedaling, then the bike continues going. हाँ, ये आपको पता ही है भाई। अगर आपने एक बार पेडल मार के रोक दिया, तब भी साइकिल आगे चलती रहती है। क्यों भाई? तुमने फोर्स लगानी बंद कर दी ना, रुक जानी चाहिए, नहीं रुकेगी, क्योंकि वो मोशन में आ चुकी है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्रिएटेड है, तो उसी इनर्शिया को वो आगे मेंटेन करना चाहती है। लेकिन कमबख्त फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगती है और उसका मोशन धीरे धीरे करके रुक जाता है ना।
ऐसे ही पंखा, आप पंखे को चलाओ, फुल चलाओ एकदम 4 नंबर पर, उसको बंद कर दो फिर, है ना। आप बंद करते बिजली तो बंद हो गई, हाँ, लेकिन पंखा बंद क्यों नहीं होता? सोचो सोचो सोचो, पंखा बंद क्यों नहीं होता भाई? धीरे धीरे बंद होता है ना। ऐसे घूमता 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 1 मिनट लगाता है बंद होता हुआ, क्यों? क्योंकि वो उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, मोशन वाली स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, उसका इनर्शिया है मोशन में बने रहने का, और वो वही चाहता है कि मैं उसी इनर्शिया को कंटिन्यू करता रहूं। लेकिन फ्रिक्शन है एयर वाली, फ्लूइड फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है थोड़े टाइम के बाद, है ना। तो ये सब क्या है भाई? ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन के ही एग्जांपल है कि जो चीज मोशन में थी वो मोशन को ही कंटिन्यू करेगी, रेस्ट पे थी रेस्ट को ही कंटिन्यू करेगी, और इस चक्कर में ये सब फिनोमेना देखने में आते हैं हमको आसपास। डायरेक्शन का भी ले लो भाई, अगर आपने कभी पहाड़ी रास्ते पर ट्रेवल किया हो तो आप जब राइट साइड कार को मोड़ोगे तो सबके सब लेफ्ट में गिरते हैं, आप जब लेफ्ट साइड कार को मोड़ोगे सबके सब राइट साइड पर गिरते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई भी आपने टेढ़ी मेढ़ी रोड पर भी ट्रैवल किया हो, चलो पहाड़ी पर नहीं गए कोई बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ऐसी रोड जिगजैग होती है तो उस पर ट्रैवल करके देखना, है ना। जब ऐसे करोगे तो ऐसे गिरोगे, ऐसे करोगे तो ऐसे गिरोगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जब सीधे चल रहे थे तो हमारी बॉडी सीधे ही दिशा में आगे बढ़ रही थी, सीधे ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन स्टीयरिंग घुमाया, फोर्स लगाया, पहिए मुड़ गए, तो गाड़ी पर तो फोर्स लग गई, हमारी बॉडी पर डायरेक्ट फोर्स तो लगी नहीं, इसलिए सारी गाड़ी राइट हो रही होती है लेकिन हम लोग लेफ्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि गाड़ी पास आ जाती है एक तरीके से ना, गाड़ी ये है तो एक तरह से गाड़ी ये मुड़ रही है और हम वहीं रह जाते हैं, तो इसलिए हम यहां गिरते हैं। ऐसा होता है ना। इमेजिन कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं? करके देखना नहीं तो इसको, है ना। पापा को बोलना पापा थोड़ी जिगजैग चलाओ रात को, है ना, ऐसे दिन में नहीं, दिन दिहाड़े काम नहीं करने, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार पढ़ लो, रेस्ट वाले हैं ये, पॉज करके पढ़ा करो भाई, वीडियो की लेंथ फिर लंबी हो जाती है, फिर कहा तो सर 3 घंटे की वीडियो बना दी। लो पॉज करके पढ़ो, पॉज करके ले लो, स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना, जो करना कर लो। ये लो डायरेक्शन वाला, ठीक है, पढ़ना इसको आराम से, सब आपके पढ़ने के लिए ये पूरे नोट्स। आइए न्यूटन के पहले लॉ को डिस्कस करते हैं, है ना। अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं न्यूटन का पहला लॉ समझाने जा रहा हूं आपको उससे पहले इतना सारा बेसिस देना पड़ता है, इतना सारा पहले स्ट्रक्चर देना पड़ता है चैप्टर का, है ना। क्या क्या देख लिया अब तक? फोर्स क्या होती है, फोर्स का इतिहास, फोर्स के बारे में क्या क्या बातें हुई है ना। अच्छा, फिर फोर्स क्या क्या कर सकती है, अच्छा फिर बैलेंस कंडीशन क्या होती है, अच्छा फिर अनबैलेंस कंडीशन क्या होती है, अच्छा फिर उसकी वजह से कैसे कैसे स्टेट मेंटेन रहती है, कब मेंटेन रहती है, कब चेंज होती है, ये बातें सारी आपने अब तक देखी, है ना। बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ था वो ये है कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और कोई बॉडी अगर चल रही है सेम स्पीड से तो वो चलते ही रहना चाहती है जब तक के कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आके ना लगे। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना ही लगे तो क्या होगा? तो वही होगा, रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन वाली चीज यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगी। तो न्यूटन का पहला लॉ डील करता है कि फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा। समझ पा रहे हो ना? अगर फोर्स नहीं होगी, बोले तो फोर्स 0 होगी तो क्या होगा? सर फिर एक्सेलरेशन 0 होगी। अच्छा, इसके 2 मतलब होते हैं, कौन कौन से? कि या तो u 0 तो v भी 0 यानी रेस्ट, और u कुछ वैल्यू का 15 वैल्यू का तो v भी उसी 15 वैल्यू का, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी अगर फोर्स नहीं है ना तो ये दोनों काम हो सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन ही हो सकता है या रेस्ट ही हो सकता है। लेकिन अगर आपने फोर्स लगा दी तो फिर ये स्टेट को चेंज कर जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। हिंदी कर लो। अगर एक बॉडी, आपको ये ऐसे कैसे याद करना है, कोई भी लॉ, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डेफिनेशन हिलती नहीं है शब्दों में। मन घड़ंत शब्द नहीं लिखने चाहिए कभी भी, क्योंकि ये साइंटिस्ट के द्वारा कहे गए हैं और वो स्टेटमेंट लिख रहे हो, स्टेटेड, व्हाट हैज बीन स्टेटेड, क्या कहा गया है। तो स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही लिखनी पड़ती है। जैसे ऑथर ने ये कहा तो पूरा लिख दो ना, ऑथर ने क्या कहा, वही वाली कहानी है भाई। ये ऑथर ने ये कहा तो ऑथर की बात लिखनी पड़ेगी आपको। बेशक से आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तालियां आपके लिए। लेकिन आपको पेपर में ये लिख के आना तो ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट, लॉ, है ना, डेफिनेशन, वो प्रॉपर आपको किताबी लिखनी पड़ती है ना, जो लिखी हुई है पीछे ये सब एनसीईआरटी में सही है। तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगी। एंड अ बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन, यानी सेम स्पीड से चल रही है तो वो सेम स्पीड से ही चलती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन को ही, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही, यानी सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड को ही कंटिन्यू करती रहेगी
until an external unbalanced force, जब तक के कोई बाहर की अनबैलेंस फोर्स आके नहीं लगती। बोले तो फोर्स नहीं लगती, सीधी सी बात है ना। फोर्स लगेगी तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा, यानी स्टेट मेंटेन नहीं रह पाएगी, स्टेट में शिफ्ट आ जाएगा, स्टेट में चेंज आ जाएगा, मोशन से रेस्ट या रेस्ट से मोशन, कुछ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में सुन लो, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड। बॉडी का इनर्शिया चेंज करना चाहते हो तो, है ना, बुरी से बुरी आदतें छुड़वाना चाहते हो तो एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, इंटरनली अंदर से एफर्ट आपको मारना पड़ेगा। वही बात है यहां पर कि भैया इनर्शिया अगर किसी बॉडी का चेंज करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बॉडी पर, तभी ऐसा हो पाएगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद आप उसके इनर्शिया के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, या तो आप रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आना जाना कर सकते हो। और आसान भाषा में सुने तो एक फोर्स चाहिए होती है बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी यू हैव टू अप्लाई फोर्स, सीधी सी बात है, ठीक है ना। दैट इज मोशन टू रेस्ट या रेस्ट टू मोशन, कुछ भी लाने के लिए आपको फोर्स तो लगानी पड़ेगी। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ, है ना। तो भैया देखो, न्यूटन ने तो फोर्स के बारे में ये कहा कि फोर्स तो स्टेट को चेंज करती है। कुछ सिमिलर सी बात गैलीलियो साहब ने भी कही थी, है ना, कि भैया नेचुरल स्टेट तो ठीक है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन चेंज की बात को वो लेकर के नहीं आ पाए, है ना। तो चेंज वाली जो बात थी कि रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट वाली बात, वो फोर्स करती है, वो बताने का काम किसका था? न्यूटन साहब का था। खैर, हमने अब तक लॉ नंबर 1 पढ़ा है, और लॉ नंबर 1 हमको यह बताता कि फोर्स नहीं होगी तब क्या होगा, है ना। रेस्ट का रेस्ट, मोशन का मोशन बना रहेगा, लेकिन अगर फोर्स होगी तो क्या क्या होगा, यानी फोर्स की असली परिभाषा क्या है, वो न्यूटन के सेकंड लॉ में जानने को मिलता है हमको, जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम भी उसको कह देते हैं। वैसे वो न्यूटन का सेकंड लॉ है, पढ़ेंगे उसको। लेकिन एरिस्टोटल की बात तो पूरी तरीके से गलत थी, आप देख भी सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, जो कि सही बात नहीं है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगी आज के समय में। तो भैया ऐसा ही है, हम अब बढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ की तरफ, और सेकंड लॉ के बेसिस को देने के लिए पहले मोमेंटम को जानना जरूरी है कि मोमेंटम क्या होता है। तो आइए समझते हैं मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम को डिफाइन करते क्वांटिटी ऑफ मोशन से। अब सर ये क्वांटिटी समझ नहीं आता क्या होता है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ। मान लो भैया आपके पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि बहुत तेज स्पीड से चलता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है ना, मतलब जिसका मास भी बहुत ज्यादा होगा। इमेजिन करना, मास भी बहुत ज्यादा होगा और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। इतना बड़ा पत्थर आपके पास भागता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका वो क्या हल करेगा, जरा सोच के बताओ। अच्छा, ऐसे ही मान लो अगर कोई ऐसी चीज है जिसका मास बहुत कम होगा, वेलोसिटी बहुत कम, जैसे मान लो भाई मक्खी है या चींटी है, मान लो, है ना। तो चींटी आई और चींटी आगे आप कैसे टकरा गई, मच्छर आया, मच्छर आगे आप कैसे, मक्खी आई, मक्खी आगे ऐसे टकरा गई, तो क्या उखाड़ लेगी, क्या ही बिगाड़ लेगी। मास भी बहुत कम है, वेलोसिटी भी बहुत कम है, तो ऐसे में क्या वो आप पर चोट मार पाएगी? क्या नहीं मार पाएगी। तो मोमेंटम अगर समझना हो भाई साहब तो चोट समझना। पी से डिनोट किया जाता है इसको, पी से, पता नहीं क्यों, पी फॉर पता नहीं क्यों, लेकिन मोमेंटम को डिनोट तो पी से करते हैं। तो पी होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। यानी आप समझ सकते हो, अगर एक भी चीज जीरो हो गई, मान लो मास जीरो हो गया, मास ही जीरो हो गया भाई, मास जीरो होने का मतलब क्या, चीज ही नहीं है। तो चीज नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होगा, उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, समझ गए ना। अच्छा, अगर चीज रेस्ट पर है तो यानी वेलोसिटी जीरो कर दूं तो भी मोमेंटम क्या होगा भाई, जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो आपका क्या बिगाड़ लेगी? अरे कोई रुकी चीज आके चोट मार सकती है क्या आपको? हाँ, आप खुद जाके बैठ जाओ उसके साथ तो बात अलग है ना। सर बेड से चोट लग गई, हाँ बेड ने मारा, मैं बेड को मारती हूँ अभी है ना, बच्चों ने होता था बेड ने मारा, बेड को मारते हैं, वो बेचारा रुका हुआ है, उसने क्या मारना है ठीक है, तो लेकिन ठीक है, बच्चे थे तब। तो वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। रुकी चीजें चोट नहीं पहुंचा सकती, जब तक आपका ना मन कर जाए कि हम जाके चोट खा लें उसमें, तब तक वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो बात समझ में आई ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मास से यूनिट बनी है, मास की यूनिट बनी है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट बनी है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट पूरी क्या बनती है, यूनिट पूरी बनती है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी m/s, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P = mv। चोट से समझना, कभी भी मोमेंटम को समझना हो चोट से समझना। चोट ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम कम तो चोट बहुत कम लगेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। मास बड़ा, वेलोसिटी बड़ी तो मोमेंटम बहुत बड़ा, मास छोटा, वेलोसिटी छोटी तो मोमेंटम बहुत छोटा,
बहुत सिंपल है, वेक्टर क्वांटिटी ही है, दिशा के साथ ही बताई जाती है, दिशा जरूरी है। यहां पर माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब होता है मोमेंटम ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे वाला मोमेंटम पॉजिटिव, ऐसे वाला नेगेटिव, ये तो कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। देखो भाई, ये देखो, ये दो गाड़ियां हैं, सेम ही मॉडल है, सेम ही कंपनी का मॉडल है ना, दोनों का मास मुझे लगता है सेम ही होगा, मास यहां पर क्या है, सेम ही है, ठीक है ना, मास यहां पर क्या है, सेम ही है। लेकिन एक बात बताओ, मास सेम होने के बावजूद ये 20 से चल रही है, 10 से चल रही है, दोनों में से किसके सामने आना पसंद करोगे? चॉइस ही नहीं है, तीसरी कोई चॉइस ही नहीं है, या तो इसके सामने आना कि इसके सामने आना। किसके सामने आना पसंद करोगे? तो सर हम इसके सामने आना पसंद करेंगे, इसके सामने आना तो नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास तो चलो दोनों का सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बड़ी हुई है कि नहीं? मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो इसका v बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ? यस, तो मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा, चोट ज्यादा मारेगा, तो इसके सामने आना भैया खतरे से खाली नहीं है। यहां चलो ठीक है, कोई हड्डियां उड्डियां टूटेंगी, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो दिक्कत होती है कि डबल स्पीड है सीधी उसकी, है ना, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा आएगा, डबल आएगा, समझ पाए? तो इस केस में मास तो सेम था, लेकिन वेलोसिटियां अलग अलग थी, वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए मोमेंटम ज्यादा हुआ, चोट ज्यादा लगने का खतरा है ना। लेकिन अगर आपके पास मास ही अलग अलग हुआ तो, यानी भैया ये ऐसी बॉडी है जो कम मास वाली है, ये ऐसी बॉडी है जो ज्यादा मास वाली है, लेकिन वेलोसिटी इस बार बराबर है। एग्जांपल देते हैं आपको, ये ट्रक है और ये गाड़ी है, दोनों में से किसके सामने आना पसंद करोगे आप बता दो? गाड़ी अगर 20 स्पीड से आ रही है, 10 की स्पीड से आ रही है, तो उसके सामने खड़े हो जाओगे, या ट्रक के सामने? ट्रक के सामने सर नहीं खड़े होंगे हम डर गए क्या? डर गए सर, डर गए, जान जरूरी है, क्योंकि मास ज्यादा इसका, है ना, तो P ज्यादा होगा अगर M ज्यादा है। तो चोट से समझना मोमेंटम को, मोमेंटम से डरो तो मोमेंटम समझ में आता है वैसे इसका यूज भी कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है कोई, ठीक है, क्लियर है बात? आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूटन के दूसरे लॉ की, जो आपको पहली बार समझाता है कि फोर्स का असली मतलब क्या है, फोर्स की असली परिभाषा क्या है। अरे पहले लॉ ने तो आपको यह बताया कि फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, अब यह बताएगा कि फोर्स होगी तो क्या होगा, ठीक है ना। यानी फोर्स एक्चुअली में है क्या, फोर्स एक्चुअली में करती क्या है, ये बातें जानने के लिए आपको सेकंड लॉ को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बात कर ही लेते हैं फाइनली कि न्यूटन ने क्या डेफिनेशन दी थी फोर्स की, और फोर्स के बारे में किस तरीके से उसने फोर्स को समझाया। आइए मोमेंटम से इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मोमेंटम क्या चीज थी? मोमेंटम था चोट, है ना, यानी मास और वेलोसिटी। देखो, मास फोर्स लगा करके चेंज करवाने की बात सिलेबस में नहीं है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करवाने की बात फोर्स लगा के सिलेबस में है, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि मान लीजिए भैया मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास के चेंज के लिए मोमेंटम का चेंज होगा, और वेलोसिटी के चेंज में भी मोमेंटम का चेंज होगा, ये बात सही है कि नहीं? लेकिन मास जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना भाई, है ना, और वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम भी क्या करेगा, वो भी बदलेगा, सही बात है कि नहीं? तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि कैसे फोर्स लगा करके हम मोमेंटम को चेंज करते हैं, यानी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो यार, उसने स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जो चेंज इन मोमेंटम का रेट होगा, अभी समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चे के लिए कि यार इसका मतलब क्या, कहना क्या चाहता है। देखो ध्यान से सुनना, मोमेंटम के चेंज का क्या मतलब है, इस P के चेंज का क्या मतलब है, यानी डेल्टा P का क्या मतलब है। अब डेल्टा P के दो मतलब हो सकता है, यानी मोमेंटम में चेंज दो तरीके से लाया जा सकता है, या तो मास बदल दूं या मैं वेलोसिटी बदल दूं। अब मास बदलना आसान बात नहीं है, और वो सिलेबस में भी नहीं है, वो 11 में आएगा। तो मास के चेंज की चर्चा हम लोग करेंगे नहीं, हम वेलोसिटी के चेंज की चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि कोई भी बॉडी अगर है, मान लो ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो अभी किसी u स्पीड से चल रही है, किसी u वेलोसिटी से वो चल रही है, ठीक है, और मुझे इसकी u स्पीड को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पर फोर्स लगाऊंगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर पीछे की तरफ से क्या लगाई, फोर्स लगाई। अब मुझे बताओ फोर्स लगाने से होता क्या है? फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आती है, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन आई और इसकी स्पीड u से बदल के कुछ v हो गई।
बढ़ गई होगी, है ना, क्योंकि जिस दिशा में ये जा रही थी उसी दिशा में फोर्स भी लगा दी मैंने, तो इसकी स्पीड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। सही बात है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इसका मास है, हाँ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी अगर मैं m इंटू यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरे बच्चों इनिशियल मोमेंटम PI, है ना। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ना, तो जब मास और वेलोसिटी इनिशियल वाली होगी तो मोमेंटम भी इनिशियल वाला आएगा, हाँ। और यहां पर देखो वेलोसिटी फाइनल वाली है, इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम भी फाइनल वाला ही आएगा, mv। सही बात है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो मोमेंटम में चेंज आया या नहीं आया? आया। और वेलोसिटी में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं कि नहीं, है ना भाई। वेलोसिटी में चेंज हो जाए और जल्दी हो जाए तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हुई है ना। वेलोसिटी में चेंज हो जाए और जल्दी से हो जाए तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हुई है। अब इसको आप फोर्स से समझो, अगर मोमेंटम चेंज हो जाए, हो रहा है ना, अगर मोमेंटम चेंज हो जाए और जल्दी से हो जाए तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगी है। तो फोर्स जुड़ा किसके साथ, मोमेंटम के चेंज के साथ। एक्सेलरेशन जुड़ी है किसके साथ, वेलोसिटी के चेंज। बात एक ही है दोनों की, लेकिन दोनों बस अलग अलग रिफाइंड लेवल पर बात करें। ए लेवल पर बात, लेवल 1 पर बात हो रही है एक्सेलरेशन और वेलोसिटियों की, लेवल 2 पर बात होगी फोर्स और मोमेंटम की। ये सीन है, ये सिस्टम है, समझ गए ना भाई। लेवल 1 पर, ये लेवल 1 है कि भाई वेलोसिटी में चेंज आया। अच्छा वेलोसिटी में चेंज आया तो भैया वेलोसिटी में चेंज है ना, यानी डेल्टा वी है ना, हाँ, और डेल्टा वी है तो फिर एक्सेलरेशन होगी नहीं होगी, होगी। अब इसको हम लेवल 2 पर सुनेंगे तो ये सुनेंगे कि यार मोमेंटम में चेंज है कि नहीं है तो सही। तो डेल्टा पी तो है, डेल्टा पी तो है, हाँ है, तो फोर्स है क्या, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा याद करो, जब मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, याद आ रहा है? यानी मेरे बच्चों अगर तुमने वेलोसिटी में चेंज लेके आना है वो भी जल्दी, रेट का मतलब होता है जल्दी से ना। याद करो, याद करो, मोशन पढ़ा था, अब मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई फिर ये तो कैसे समझाऊं मैं इस बात को, है ना। अब बोल के तुमको मानना ही पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। वेलोसिटी में चेंज लेके आना है और जल्दी भी लेके आना है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादा लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही सेम टू सेम यहां पर किस में चेंज आ रहा है, मोमेंटम में, है ना, चेंज आ रहा है। तो जब हम ये कहेंगे कि मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स असल में पता क्या है, फोर्स असल में रेट ही है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही है, इसी को फोर्स कहते हैं। टेक्निकल भाषा में यही फोर्स है, मोमेंटम के चेंज होने का रेट। हिंदी बोलूं तो मोमेंटम तो चेंज होना ही है, होना ही चाहिए, वो भी जल्दी होना चाहिए, तो बोलेंगे फोर्स क्या लगी है, ज्यादा लगी है। समझ में आ गया? वेलोसिटी में चेंज तो होना ही है, होना जरूरी है, और जल्दी हो जाए तो बोलेंगे एक्सेलरेशन ज्यादा है, हाँ की ना। यही बात पढ़ी थी मोशन चैप्टर में हमने, और इसकी लेवल 2 की बात कहां पढ़ रहे हैं, फोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है बेटा, मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है बेटा, जो कि वेलोसिटी के चेंज से ही आएगा, जो कि एक्सेलरेशन से ही आएगा, और एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से ही है, इसमें कोई शक नहीं। देखो हो क्या रहा है, लगती तो फोर्स है, फोर्स लग के वेलोसिटी बदलती है, डायरेक्टली नहीं, मोमेंटम बदलती है। मोमेंटम के बदले जाने का मतलब वेलोसिटी का बदला जाना है, और वेलोसिटी के बदले जाने का मतलब एक्सेलरेशन है। ये सब बातें लिंक्ड है आपस में, ये सब बातें आपस में लिंक और सब बातें जुड़ी हुई हैं आपस में। फोर्स लगाई गई है तो ही तो वेलोसिटी में चेंज आया है, तो वो डायरेक्टली नहीं आया, मोमेंटम के थ्रू आया, ऐसा कहना चाहिए। मोमेंटम के थ्रू वो चेंज आया है, ठीक है। तो जो डेल्टा पी यहां पर मैंने लिखा है, इट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज के लिए डेल्टा लगता है, ये भी मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया था, चेंज इन मोमेंटम, है ना। और इसका भी रेट, रेट का मतलब जल्दी से चेंज करना, मोमेंटम को जल्दी से चेंज करना। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना था, चेंज इन वेलोसिटी का रेट निकालना, है ना। चेंज इन वेलोसिटी का रेट, यानी चेंज वेलोसिटी क्या होता था, डेल्टा वी, और रेट के लिए क्या लिखते थे, डिवाइड बाय टी। याद है कि नहीं, याद है कि नहीं? बिल्कुल सेम तरीके से फोर्स का भी फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, F इज इक्वल टू, भाई रेट किसका है, मोमेंटम के चेंज का, मोमेंटम के चेंज को क्या कहते हैं, डेल्टा पी
और रेट के लिए क्या लगाएंगे, डिवाइड बाय टी। ये फोर्स का अपना फॉर्मूला है बेटा, ये फोर्स का अपना निजी फॉर्मूला है, डेल्टा पी बाय टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाय टाइम। और आप ये देख भी सकते हो कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम जो होगा, यानी डेल्टा पी जो होगा उसका रेट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाई करने के। एक्सटर्नल तो मतलब बाहर से लगी, अनबैलेंस का मतलब तो फोर्स है ही है, वो कंडीशन अनबैलेंस फोर्स है ना, फोर्स लगी बाहर से लगी, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये चेंज इन मोमेंटम का रेट होता है। यानी मोमेंटम में अगर बड़ा चेंज चाहते हो और अगर जल्दी चेंज चाहते हो तो फोर्स ज्यादा लगाना, लेकिन आप चाहते हो नहीं भाई मोमेंटम धीरे धीरे बढ़े, मेरा कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है भैया, कहीं जाना है, मान लो आपने घर से निकले कहीं पहुंचना था, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, तो धीरे धीरे चला रहे हैं, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ेगा, और धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स कम जनरेट होगा इंजन से। बात समझ में आती है, ये कहानी है, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा पी ओवर टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसा नहीं बनता, ये कुछ ऐसा बनता है, डेरिवेशन ऐसी होती है इसकी कि भैया ये साइन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यहां हम लिखते हैं फोर्स और यहां लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम का रेट, है ना, ऊपर चेंज इन मोमेंटम और डिवाइड बाय टाइम। टाइम लाना जरूरी है क्योंकि टाइम रेट ही होता है, टाइम के साथ ही कंपैरिजन होता है बेटा, ठीक है। अब फोर्स को F लिखा, प्रोपोर्शनल साइन तो प्रोपोर्शनल ही है, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी, टाइम को डिवाइड बाय टी, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, साथ में के कांस्टेंट लगा देंगे, के कांस्टेंट, के डेल्टा पी बाय टी इज इक्वल टू F। अब अगर मैं के को 1 पुट कर दूं, अगर मैं के को 1 पुट कर दूं, यहां मैं 1 रख दूं, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। ऐसे बनता है फॉर्मूला ये, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है। नहीं तो लॉ ने तो यही कही थी, लॉ ने तो यही बात कही है, लॉ ने तो इतना ही कहा था, लेकिन ये बाकी सब कुछ हम अज्यूम करके लेके आए कि भाई ठीक है के नाम का कोई कांस्टेंट होता होगा, पर बाद में समझ में आया नहीं नहीं कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो के को 1 ही पुट कर दिया, तो यही फॉर्मूला बन गया इसका सिंपल, ठीक है ना, यही इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। होता यह है ना कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो शक करते रहते हैं, अपने ही काम पर शक करते रहते हैं, और वो उनका काम ही है चीजों पर शक करना उनका काम ही है असल में, है ना। तो वो शक करते रहते हैं कि भैया ये जो निकाला है वो ठीक है निकाला है गलत निकाला है, तो लगता है अगर गलत है ना तो या के लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहे, ये पाया कि नहीं जी कोई के था ही नहीं, तो के को 1 पुट करके ये रख देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इससे एक फॉर्मूला और बनाया जाता है, कौन सा, ये वाला। आओ डेरिवेशन करें, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। कम से कम 3 बार हाथ से लिख के देखनी पड़ेगी, बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये डेल्टा पी जो होता है, क्या ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम नहीं होना चाहिए क्या? अरे डेल्टा वी जो मैं लिख रहा था पहले, वो क्या था, वो v माइनस यू नहीं था क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे यहां पर क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कोई क्या बोलते हैं डेल्टा पी। तो ये क्या है, ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, डिवाइड बाय टी, है ना, होल के डिवाइड में कर देते हैं इसको। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, F इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय टी। P फाइनल होगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल होगा m इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। m कॉमन ले लो, m कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, v माइनस यू बाई टी बचेगा, हाँ या ना। और जब v माइनस यू बाई टी बचा है और LHS में सिर्फ f ही बचा है, F इज इक्वल टू m, ये v माइनस यू बाई टी होता है बेटा a, है ना, डेल्टा v माइनस यू ही होता है ना, तो v माइनस यू अपॉन में t इज एक्सेलरेशन। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो होता है, v माइनस यू बाई टी क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है ना। तो F इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ma, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोर्स के दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, डेल्टा पी बाई टी भी और ma भी, दोनों, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना लोडेड क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन अभी फॉर्मूला सीखा है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई भी करना सीख लेते हैं ना, कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन है कि एक मोटर कार है, यानी एक गाड़ी है जो कि चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर से, किसी स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है और वो चाहती है कि 4 सेकंड में रुक जाए। मतलब 108 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, समझ रहे हो ना, 108 किलोमीटर पर आवर कितना होता है भाई, 100 की स्पीड के ऊपर गाड़ी है और 4 सेकंड में घच करके रुक जाए, तो कितनी ज्यादा फोर्स जनरेट होगी, सोच रहे हो, है ना। वही निकालने को बोल रहा है आपसे, वही निकालने को बोल रहा है। कह रहा है आफ्टर द ब्रेक्स कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 किलो। 1000 किलो है सब पैसेंजर मास वास सब मिला करके, सबका, गाड़ी का भी और अंदर जो लोग बैठे उनका भी, सबका 1000 किलो मास है कुल मिला करके, ठीक है। और 4 सेकंड में गाड़ी रोकनी है। आओ फोर्स निकालते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो यू है, 108 किलोमीटर पर आवर। बोलो सही बात है कि नहीं। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एंड इट टेक्स, उसको समय लगता है 4 सेकंड का, और उसके बाद वो रुक जाती है, यानी v हो जाता है 0, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई। याद है कि नहीं ये शॉर्टकट, मोशन में बताया था, अगेन दोबारा यूज कर रहा हूं इसको। 18 6 108, 6 5 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है। अच्छा, मास भी दिया हुआ है 1000 किलो, और आपसे कह रहा है फोर्स निकालो, है ना। आप मुझे बताइए फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, डेल्टा पी बाय टी लगाएं या एम ए लगाएं। मैं तो कहता हूं आप दोनों में से जो लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो भैया यहां पर डेल्टा पी निकाल सकते हो। कैसे, ये मास दिया हुआ है, ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इनिशियल मोमेंटम निकाल दो। आपको मास दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एमवी करके फाइनल मोमेंटम निकाल दो। फिर दोनों को माइनस कर दो, फिर टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये इससे अच्छा आप F इज इक्वल टू एम ए लगो, क्योंकि ए पर आपकी पहले से कमांड है ना, एक्सेलरेशन पर आपकी पहले से कमांड है ना, तो इसलिए मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि आप F इज इक्वल टू एम ए लगाइए, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने पहले निकाली हुई है कई बार, मोशन चैप्टर के अंदर कई बार आपने निकाला है ना। तो एम ए का होता है मतलब v माइनस यू बाई टी। अब देखो सब चीजें इसमें दी हुई है, पुट करनी रहती हैं और कुछ नहीं रहता इसके अंदर, हाँ की ना। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम कितना है भाई, एम कितना है 1000, v तो 0 है, u 30 है, और समय लग रहा है 4 सेकंड का। 4 कटेगा 250 पे, 0 में से 30 आएगा तो -30 हो जाएगा, है ना। तो 250 इंटू -30 कितना बन गया भाई, 25 दिए 75, और 0 0 न्यूटन, वो भी माइनस में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये फोर्स माइनस में आने का क्या मतलब हुआ? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? क्या मुझे आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो कि फोर्स का आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? भाई मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना? तो माइनस में निकल के आ रहा है तो कुछ वजह से आ रहा होगा ना, वो वजह आपको बतानी है किससे आ रहा है। ठीक है जी, ये वजह आपको बताने का माइनस का साइन क्यों आया, ये माइनस का साइन क्यों आया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वैसे इसको इंपैक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं, लेकिन मैं इसको तो जनरली पढ़ा देता हूं। देखो ऐसा आपने पहाड़ों पर जगह जगह पर लिखा हुआ देखा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, है ना। भाई तेज रफ्तार जो होती है मजा तो बहुत देती है, थ्रिल देती है एकदम, है ना, लेकिन मार भी देती है, मौत का कारण भी बनती है। तो क्या स्पीड मौत का कारण बनती है क्या? अगर कोई चीज स्पीड से चल रही है और बहुत तेज स्पीड से चल रही है तो चलती रहे, क्या वो चलती चलती मर जाएगा क्या? क्या व्यक्ति चलता चलता ही मर जाएगा क्या? नहीं ना, टकराएगा तो मरेगा ना। आप समझ रहे हो? तो ये यहां पर लिखा हुआ है, इट्स नॉट द v इज इक्वल टू u प्लस 80 दैट किल्स यू, यानी v इज इक्वल टू प्लस 80 क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी ना,
जो फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी वो तो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। टाइम बढ़ाते जाओ आप, 1 सेकंड तक भगाया, 2 तक भगा लो, 3 तक भगा लो, 4 तक भगा लो, 5 तक भगा लो, 6 7 8 सेकंड तक भगाते जाओ उसको। आप टाइम बढ़ाते जाओ, भगाते जाओ उसको। मर थोड़ी जाएगा वो, कोई चलता थोड़ी मर जाता, टकरा के मरता है। ठीक है ना। तो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये वैसे तो जागरूक करने के लिए तो ठीक है भाई, अपनी स्पीड कम रखो, स्पीड मत बढ़ाओ, है ना। क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो और कारण है, और कारण आ सकते हैं। लेकिन मौत का कारण स्पीड नहीं होता। टेक्निकली फिजिक्स की भाषा में स्पीड तो बढ़ी जा रही है। बड़ी स्पीड से कौन मर सकता है? ज्यादा बड़ी स्पीड है, ठीक है चल रहा है तो चल ही जाएगा, मरेगा थोड़ी। मरेगा कब? जब टक्कर खाएगा। और जब टक्कर खाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई टी, फोर्स बराबर एफ बराबर डेल्टा पी बाई टी। अब ये क्या कहता है, बात को समझना। ये कहता है कि भैया अगर मोमेंटम में चेंज जल्दी आ गया, यानी ये डिनोमिनेटर टाइम कम हो गया, ये टाइम है ना नीचे, ये टाइम अगर कम हो गया तो एफ ज्यादा हो जाएगा, यानी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। इस फोर्स के कारण मौत होगी, इस फोर्स की वजह से मौत होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी को आपने छत से धक्का दे दिया। इमेजिन कर रहे हैं भाई, दे नहीं रहे किसी को, इमेजिन कर रहे हैं। मान लो किसी को आपने छत से धक्का दे दिया, दुश्मन को छत से धक्का दे दिया, ठीक है ना। अब वो गिर रहा है, जैसे से गिरेगा एक्सेलरेशन तो लगी रही है धरती की, यानी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो क्या वो बढ़ती हुई स्पीड से मर गया? क्या कोई पूछेगा मौत का कारण क्या था? तो भैया टकराया था नीचे, सर फटा, मर गया, यही लिखा जाएगा ना। थोड़ी लिखा जाएगा भाई बहुत स्पीड में था इसलिए मर गया। स्पीड कारण नहीं होती है मौत का, ठीक है ना। लेकिन स्पीड कारण आगे जाके जरूर बनती है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है तब तक बॉडी का। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपने किसी हाइट से किसी चीज को फेंका, है ना, इसको आपने फेंका, तो ये रास्ते में लाश नहीं बन जाएगी, ये रास्ते में नहीं लाश बन जाएगी, रास्ते में डेड बॉडी हो गई, नहीं। ये जब नीचे गिरेगी आकर के, है ना, तो क्या होता है, बात को समझो। जब ये नीचे ग्राउंड को छूने वाली होती है ना, छूने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, हाँ या ना, है ना। और जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब मोमेंटम इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि मोमेंटम होता क्या भाई, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, हाँ की ना। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोमेंटम अगर ज्यादा है मेरे भाई, मोमेंटम अगर ज्यादा है मेरे भाई, उससे ही प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी से भी कोई नहीं मरता, मोमेंटम के ज्यादा हो जाने से भी कोई नहीं मरता। मोमेंटम के अचानक से जीरो हो जाने पर, मोमेंटम के अचानक से चेंज हो जाने पर जरूर मरता है। अब होगा पता है क्या, जब तक यहां पर टकराया नहीं तब तक इसका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ग्राउंड से टकराएगा, ठक करके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मोमेंटम में चेंज तो आया, है ना, मोमेंटम में चेंज तो आया, डेल्टा पी तो आना ही है भाई। अगर मान लो नीचे पानी पड़ा है, मान लो अगर नीचे रेत है, मान लो अगर नीचे ट्रैम्पोलिन लगा रखा है आपने, है ना, ट्रैम्पोलिन समझते हो ना, मान लो गद्दे बिछा रखे हैं नीचे आपने, तो मरने से बच जाएगा ना। लेकिन मोमेंटम में तो चेंज तब भी उतना ही आएगा, मोमेंटम में तो चेंज तब भी उतना ही आएगा। लेकिन मोमेंटम के चेंज से भी मौत नहीं होती। सर मौत किससे होती है बता दो, हमको मौत जाननी है किससे होती है। तो भाई बढ़ी हुई वेलोसिटी से भी मौत नहीं होती, बढ़े हुए मोमेंटम से ही मौत नहीं होती, और मोमेंटम के जीरो हो जाने से भी मौत नहीं होती, यानी मोमेंटम को चेंज करने से भी, डेल्टा पी करने से भी मौत नहीं होती। लेकिन अगर आपने मोमेंटम को जल्दी से चेंज कर दिया तो मौत हो जाएगी। यानी अगर आपने रेट कम कर दिया, मतलब टाइम कम करके अगर आपने रेट बढ़ा दिया, इसका रेट बढ़ाने का मतलब होता है टाइम कम करना, अगर आपने इसका टाइम कम कर दिया तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तब फोर्स बढ़ जाएगी। यानी आपने जल्दी से मोमेंटम चेंज नहीं करना। यहां पर बोल रहा है मोमेंटम में चेंज तो ला सकते हो, पर टाइम कम में मत लाना। अगर टाइम कम किया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इस फॉर्मूले में लिखा है। अगर टाइम कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर जितना घटेगा ये वाली वैल्यू उतनी बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी वैल्यू ये भी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो। तो रेट जो होता है मोमेंटम के चेंज का, वो ज्यादा नहीं करना, ठीक है। मोमेंटम के चेंज होने से प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंटम के बहुत ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी के बहुत ज्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर धड़ से जीरो हो जाएगा, कितनी देर में जीरो हो जाएगा मुझे बताना जरा। जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा, है ना, फर्श बना हुआ नीचे, पक्का सीमेंट वाला ग्राउंड बना हुआ है, उस पर जैसे ही आके टकराएगा धड़ करके जीरो हो जाएगा। 0.001 सेकंड ऐसा मान लेते हैं। कितना टाइम लगा? टाइम लगा सर जी 0.01 सेकंड के अंदर
वो टकराया, जब वो टकराया इतने कम समय में तो फोर्स क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझे ना? अच्छा ऐसे ही अगर गद्दे रखे होते तो, ट्रैम्पोलिन रखा होता तो, रेत रखी होती तब क्या होता? तब सर जी धीरे धीरे जीरो होता, जीरो तो तब भी होता, मोमेंटम में चेंज तो तब भी आता, लेकिन तब समय बढ़ जाता। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो गद्दे पे गिरेगा, गद्दा आराम से दबेगा, अभी वो टाइम बढ़ा देगा। बेसिकली टाइम बढ़ा दिया, अगर टाइम बढ़ा दिया, अगर टाइम अगर बढ़ा दूं तो फोर्स कम हो जाएगी, है ना? तो टाइम के बढ़ा देने से, टाइम के बढ़ा देने से फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो जान बच जाएगी, इसलिए गद्दे पे गिरेगा तो जान बच जाएगी, सकती है। ऐसा बोलना चाहिए। एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर भी देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डज द क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। जब कोई बैट्समैन, कोई फील्डर बॉल कैच करता है तो बॉल कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे क्यों लेके जाता है, सवाल ये है। अपने हाथों को पीछे क्यों लेके जाता, सवाल ये है। तो बेटा जी अगर वो पीछे ना लेके जाए तो क्या दिक्कत होगी? सोचो भाई, ऐसे हाथ रखा हुआ उसने, है ना, और बहुत तेजी से बॉल आई और आते ही धड़ करके जीरो हो गई बॉल, मतलब मोमेंटम तो जीरो करना ही था, लेकिन उस मोमेंटम को कितनी देर में जीरो करना था ना, यहां पे बुद्धिमानी लगानी थी अपनी। यहां आप बुद्धिमान कहलाओगे, है ना। अगर आप हाथों को पीछे लेके आते हो तब आप क्या कर रहे होते हो, तब भी आप मोमेंटम तो जीरो करोगे भाई। यहां मोमेंटम ज्यादा होगा, ऐसे पकड़ के लेके आएंगे, हाथ पीछे करेंगे तो मोमेंटम उसका धीरे धीरे कम होगा ही होगा, लेकिन ये तो सोचो धीरे धीरे कम हो रहा है मोमेंटम। और अगर आपने ऐसे लाके ऐसे रोकना चाहा बॉल को कि भाई ऐसे आएगी, ऐसे हाथ लगा दूंगा, तो सीधी हाथ पर गिरेगी, हाथ की कलाई की हड्डी भी टूट सकती है, हाथ की हड्डी भी टूट सकती है आपकी, इवन सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है ना, चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए क्या करते हैं, ऐसे हाथों को पीछे लेकर के आते ताकि फोर्स को कम कर सकें। हम असल में क्या कर रहे होते हैं, तब टाइम बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है फोर्स का? फॉर्मूला है फोर्स का डेल्टा पी ओवर टी। समय बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगी, है ना। तो हम जब पकड़ रहे होते हैं बॉल को ऐसे पीछे लेकर के आते हैं तो टाइम को बढ़ा रहे होते हैं, फोर्स अपने आप कम हो जाती है ना। लेकिन कभी अगर आपने ऐसे करके ऐसे पकड़ना चाहा तो वो धड़ आगे जीरो हो जाएगी, एकदम से जीरो होगी तो टाइम कम मिलेगा। मोमेंटम में तो चेंज आना ही उतना है, मोमेंटम में तो उतना ही चेंज आना है, टाइम कम मिलेगा तो फोर्स क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना। तो इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, बहुत इजी है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ की, जो कि आखिरी टॉपिक भी है। इसके बाद हम एक्शन रिएक्शन पेयर और कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। इसके फर्दर सेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो पार्ट था, जो मैंने आपसे कहा था कि वो कट चुका है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने जाओ तो पहले थर्ड लॉ को प्लीज देख लेना, थर्ड लॉ को समझ लेना, उसके बाद ही आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ पाओगे, अगर वो आपके कोर्स में आ रहा है तो। अदरवाइज सीबीएसई के अंदर तो वो नहीं है, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे आज के इस लेक्चर के अंदर, केवल रिड्यूस्ड सिलेबस को ही पढ़ाया जा रहा है, वो भी रिवीजन के फॉर्म में। चलिए न्यूटन का थर्ड लॉ समझते हैं क्या है। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ये है कि अगर आप जोर से मुक्का बना के दीवार पे खींच के मारो जोर से, है ना, तो आपके हाथ में दर्द बहुत होगा, हाथ बहुत दुखेगा। एक बात बताओ, अगर हम किसी की पिटाई करते हैं, मान लो पिटाई तुमने भी करी होगी, ऐसा नहीं कि तुमने पिटाई नहीं करी होगी, है ना, तुमने भी किसी न किसी की पिटाई, तो तुम पिटाई करते हो तो तुम इस नाते से पिटाई करते हो कि तुम्हारे हाथ पे लगे, नहीं ना। अरे जिसको पीटा गया उसको लगनी चाहिए ना, इसलिए तो मार रहे हैं। जिसको पीट रहे हैं उसको लगनी चाहिए ना, तुम्हें क्यों लग रही है? अगर तुम दीवार पर मुक्का मार रहे हो तो दीवार पिटे ना, दीवार रोए, दीवार के आंसू निकले, तुम्हारे हाथ में दर्द क्यों होता है? अगर आप इस पर विचार करोगे तो विचार ये आएगा कि सर जी अगर मैं धीरे मुक्का मारता हूं तो धीरे दर्द होता है, अगर मैं तेज मुक्का मारती हूं तो सर तेज दर्द होता है ना। यानी इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह कि आपने जैसी फोर्स दीवार को दी ना, तो दीवार तो ठीक है, उसके साथ जो होना वो तो होना ही है, उसका पेंट उतरेगा, प्लास्टर उखड़ेगा, ईट वीट भी हो सकता है, तुम गिरा दो, बाहुबली हो तुम तो, है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो बदले में तुम्हारे ही हाथ पर रिएक्शन फोर्स लगा देगी। मतलब तुम लगाओगे एक्शन और दीवार ने उसी टाइम क्या लगा देना, रिएक्शन लगा देना तुम्हारे हाथ पर, उससे तुमको दर्द फील हुआ। तुमने जो फोर्स लगाई है उससे तुमको दर्द थोड़ी फील हुआ, वो तो उस पर चली गई, जो तुमने फोर्स लगाई ना वो तो दीवार में चली गई, वो तो दीवार खा गई उस फोर्स को, एब्जॉर्ब कर गई, उसके पार्टिकल हिलने लगे उस फोर्स से, लेकिन जो वो तुमको फोर्स दे गई ना वो तुम्हें दर्द कर रही है, उससे तुमको दर्द हो रही है। समझ गए ना? तो दो बॉडीज हैं यहां पर जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, पहले तो ये समझ लेना।
थर्ड लॉ अगर समझना हो तो हमेशा ये समझना कि दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। सिंगल बॉडी पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात मत करो। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में तुम अकेले बचे हो, कोई नहीं है, और कोई नहीं का मतलब मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, सूरज, चांद, तारे, धरती पर उगने वाला कुछ भी, पैदा होने वाला कुछ भी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एकदम खाली है और तुम अकेले हो पूरे ब्रह्मांड में, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात ही नहीं करो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू ही नहीं होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो बॉडीज के बीच के इंटरेक्शन पर लागू होता है। उसके लिए टच करना भी जरूरी नहीं है, दूर से भी लगनी स्टार्ट हो जाती है वाली फोर्स, जैसे ग्रेविटी की फोर्स है ना। ये देखो, ये नीचे गिर रहा है तो क्या धरती इसको छू रही है? क्या नहीं, दूर से लगानी चालू कर देती है ना, है ना। इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब चीज टच होकर के, जैसे दोनों हाथ आपस में बज रहे हैं, तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स से एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तब भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है। एक्शन रिएक्शन दो फोर्स का होना ही होना है। कब? जब बॉडीज दो होंगी आपस में इंटरैक्ट करने वाली, आपस में बातचीत करने वाली, ठीक है। तो ये बॉडी को हम वन ले लेते हैं, है ना। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको अलग अलग फोर्सेस दिखे, ठीक है। तो ये बॉडी वन बॉडी है और ये बॉडी टू बॉडी है। तो वन ने टू पर फोर्स लगाई उस तरफ, टू ने वन पर फोर्स लगाई इस तरफ। वन ने टू पर फोर्स लगाई इस तरफ और टू ने वन पर फोर्स लगाई इस तरफ, ठीक है। ये दोनों ही फोर्सेस, मतलब ये वाली और ये वाली, एक्शन और रिएक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एक्शन और रिएक्शन। इनके जोड़े को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। पेयर में लगती हैं फोर्सेस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि एक दूसरे पर हमेशा फोर्स लगाता है, खुद पर कभी नहीं लगा सकता। कोई चीज खुद पर फोर्स कभी नहीं लगाती, हमेशा हम दूसरों को ही धक्के मार रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा पहले को धक्का मारेगी, ये पक्की बात है। खुद पर फोर्स नहीं लगती है। जैसे नदी अपना पानी खुद नहीं पीती और पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, ऐसे ही कोई व्यक्ति खुद पर फोर्स कभी नहीं लगाता, हमेशा दूसरे पर ही लगाएगा। तो फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पर उस तरफ फोर्स लगाएगी, दूसरी फर्स्ट पर इस तरफ फोर्स लगाएगी। जो फोर्स वन ने टू पर लगाई है उसे लिखा जाता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और जो फोर्स टू ने वन पर लगाई है उसे क्या लिखा जाएगा? उसे लिखा जाएगा ऑन वन ड्यू टू टू। हिंदी क्या हो गई इसकी? वन पर लगी है टू के द्वारा, टू पर लगी है वन के द्वारा। बहुत इजी, बहुत इजी। और भाई न्यूटन साहब ने यह कहा कि जितना एक्शन है फोर्स का उतना ही रिएक्शन होगा, यानी दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के अंदर, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। आप देख सकते हो, एक ने फोर्स वहां लगाई है, इसको एक्शन कह लो, और दूसरा ने यहां लगाई है, बदले में इसको रिएक्शन कह लो। फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को नोटिस करना कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन में, ठीक है। पढ़ लो क्या लिखा हुआ। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाती है फर्स्ट बॉडी पर, ठीक है ना। दूसरी बॉडी भी इक्वल फोर्स लगाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, यानी जितनी ये है उतनी ये है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि फोर्स जो वन पर लगी है टू के द्वारा, यानी 1,2 है, वो इक्वल होती है हमेशा किसके? 2,1 के। और यहां माइनस का साइन आता है। ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है। वो क्यों आया? क्योंकि एक की दिशा अगर ये है तो दूसरी की है, मतलब कोई भी कैसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन दोनों की दिशाएं आपने अपोजिट दिखानी है तो माइनस का साइन साथ में जरूरी है ना। एक के लिए प्लस है, दूसरे के लिए माइनस है, ऐसा जो मर्जी कह सकते हो आप। इसके लिए माइनस का साइन तो यहां से ट्रेवल भी कर सकता है ना, माइनस का साइन तो यहां से ट्रेवल भी कर सकता है, क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए आप इसको माइनस कह लो तो इसको प्लस कह लेना, और इसको माइनस कहना हो तो इसको प्लस कह लेना, बात एक ही है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन को ये सिंबलाइज कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ कुछ जरूरी बातें भी हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं थर्ड लॉ पढ़ने के लिए। देखो, थर्ड लॉ खाली ये नहीं कहता कि एक्शन रिएक्शन होगा और वो इक्वल होगा, अपोजिट होगा, इतनी सी बातें नहीं है। कुछ बातें और भी हैं, जैसे हमेशा ये दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको कि अगर आप ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हो तो एक्शन रिएक्शन वाली फोर्स की बात ही मत करो, क्योंकि तुम किसी पर लगाओगे नहीं, तुम पर कौन लगाएगा, है ना। कोई दूसरी बॉडी नहीं बचेगी तो फिर एक्शन रिएक्शन वाले लॉ का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेज ऑफ सेम नेचर, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक टेबल और बॉटल का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या पड़ी है, बॉटल पड़ी है ना, और इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है जो कि अर्थ लगा रही है ना। mg कौन लगा रही है? अर्थ ऑन बॉटल, ठीक है। तो इंटरैक्टिव बॉडीज कौन कौन सी है भाई? धरती और बॉटल, ठीक है ना। अच्छा, मैंने फिर आपसे कहा था कि टेबल है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है यहां एन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स कौन सी थी, किसने लगाई? टेबल ने लगाई। किस पर लगाई? बॉटल पे लगाई। तो क्या बोलेंगे? टेबल ऑन बॉटल। अच्छा, क्या ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं क्या? हाँ बिल्कुल है, एन ऊपर है mg नीचे, अपोजिट फोर्सेस है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और सर क्या ये अच्छा इक्वल भी है क्या? हाँ इक्वल भी है। ऑपोजिट भी है क्या? हाँ ऑपोजिट। तो अगर ये इक्वल फोर्सेस भी हैं और ऑपोजिट फोर्सेस भी हैं तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो बच्चे का जवाब पता क्या आता है? हाँ है। बच्चे का ही नहीं, टीचर तक का जवाब भी आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, टीचर्स तक का भी ये जवाब आता है। और जो कई कई साल पढ़ा चुके हैं उन तक को भी ये क्लियरिटी नहीं है कि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। क्योंकि सबसे फंडामेंटल बात तो यह है कि एक्शन रिएक्शन कभी एक बॉडी पर देखा ही नहीं जाता। यहां देखो क्या लिखा है, ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यहां पर तो दोनों ही बोतल पर लगा रहे हैं। आप तो एक ही बॉडी पर फोर्सेस देख रहे हो ना, तो ये एक्शन रिएक्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर धरती ने बॉटल पर लगाई है ना, वो एक्शन है ना, अगर तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? जब बॉटल लगाए धरती पर, और वो लगाती भी है। अगर ये बॉडी नीचे गिर रही है ना धरती की तरफ, तो धरती इसको खींच रही है, एक्शन हुआ ना। ये भी धरती को खींच रहा है, रिएक्शन भी है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत छोटा है, धरती ऊपर नहीं खींचती, मास बहुत कम है, दिखेगा नहीं। फोर्स है, लेकिन फोर्स तो लग रही है। लेकिन अब ये फोर्स लगाने का मतलब थोड़ी कि बॉडी हिली जाएगी, मास भी तो कुछ है भाई। मास भी तो, जब तुमने ट्रक पर फोर्स लगाई तो ट्रक हिला दोगे क्या? तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम फोर्स ही नहीं लगा रहे क्या? मना ही करते नहीं जी, आपने तो फोर्स लगाई नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना कोई बात है। अगर आपने ट्रक पर फोर्स लगाई और ट्रक नहीं हिला तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ये थोड़ी कह देंगे कि फोर्स ही नहीं लगी, फोर्स तो लगाई थी, एक्सेलरेशन इनफ नहीं थी कि वो आपको विजिबल हो। बात को समझना, डीप बात है थोड़ी, है ना। तो ये समझो कि अर्थ ने अगर बॉटल पर लगाई है, तो जब बॉटल अर्थ पर लगे, यहां मान लो यहां धरती है, इधर ये अर्थ है ना, ये टेबल के पैर खड़े हैं ऐसे धरती पर, ये अर्थ है। तो अर्थ पर जब रिएक्शन लगेगा ना, कौन? जब बॉटल लगाएगी, है ना, बॉटल ऑन अर्थ, उसे रिएक्शन बोलेंगे, उसे रिएक्शन बोलेंगे बेटा, समझ गए ना। तो ऐसे ही जैसे टेबल ने बॉटल पर लगाया, बॉटल भी टेबल को नीचे प्रेस करती है, टेबल बॉटल को ऊपर प्रेस करती है, और बॉटल टेबल को नीचे प्रेस करती है। ये इसका रिएक्शन है, ये इस नॉर्मल का रिएक्शन होगा, समझ गए ना। जैसे इसने यहां पर क्या लिखा है, टेबल ऑन बॉटल, तो ये होना चाहिए कैसा? बॉटल ऑन टेबल, बॉटल ऑन टेबल, ये होगी रिएक्शन फोर्स। समझे बात को? तो ये ध्यान रखना भैया, एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो सेम नेचर की फोर्सेस होती हैं। अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होगा, अगर ये ग्रेविटी है तो ये भी ग्रेविटी होगी, समझ गए। अगर धरती हम पर ग्रेविटी लगा रही है ना, तो हम भी धरती पर ग्रेविटी ही लगाएंगे बदले में, रिएक्शन में। अगर एक्शन हम पर फ्रिक्शन होता है तो रिएक्शन भी हम फ्रिक्शन करते हैं। अगर हमारी चप्पल घिस रही है तो चप्पल ने ग्राउंड भी घिसी है, नहीं तो सड़कें खराब ना होती है ना टाइम के साथ। क्यों होती हैं? क्योंकि सड़क को भी हम घिस रहे हैं। अगर सड़क हमको घिसती है तो हम भी सड़क को घिसते हैं, ठीक है। तो बात को समझो, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर की फोर्सेस होती हैं। अगर एक्शन मैग्नेटिक है तो रिएक्शन इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता। अगर एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन न्यूक्लियर नहीं हो सकता। अगर एक्शन ग्रेविटेशन होगा तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन होगा। एक्शन इलेक्ट्रिक होगा तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रिक होगा। एक्शन मैग्नेटिक होगा तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक होगा। एक्शन अगर नॉर्मल फोर्स होगी तो रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स होगी। एक्शन अगर फ्रिक्शन फोर्स होगी तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन फोर्स ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बातें
टीचर तक को सही से नहीं पता होती बात ये है। इसलिए आप लोग कम से कम ध्यान रखना इस बात का। फोर्स आर कोलिनियर, ये एक लाइन में होती हैं। बच्चे को लगता है ये दोनों भी तो लाइन में थी सर, ये एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं है? अरे इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो एक बॉडी पर लग रही है। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो बॉडीज पर लगता है, एक उस पर वो हम पर ऐसे लगता है। तो बॉडी दो चाहिए, या तो एक ही बॉडी पर फोर्सेस देख रहे हो, नहीं चलेगा। दूसरा, ये फोर्सेस हमेशा सेम नेचर की होती हैं। तो ऊपर अगर नॉर्मल लग रहा है तो नीचे mg लग रहा है, वो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। mg का रिएक्शन भी mg होगा, नॉर्मल का रिएक्शन भी नॉर्मल होगा, ठीक है। और नो डिले, ये चौथी बात है। नो डिले का मतलब कोई भी विलंब नहीं होगा। जैसे ही एक्शन लगा है तुरंत रिएक्शन लग जाएगा। मारो दीवार में मुक्का खींच के, तुरंत दर्द होगा है ना। ये तो नहीं कि 2 दिन के बाद दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो नो डिले, कोई डिले नहीं होगा। एक्शन के साथ ही साथ रिएक्शन लग जाता है, ठीक है। जैसे एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा। आइए कुछ हम सुंदर सुंदर इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ की। बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशंस हैं। आओ जी, जैसे ये भाई साहब को देख सकते हो आप, ये पंगे ले रहे थे गाड़ी वाले के साथ, है ना। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने लात दे के मारी गाड़ी पे, है ना, लेकिन गिर खुद गए। ऐसा क्यों हुआ? लात गाड़ी को दे के मारी, गाड़ी जाती ना, खुद क्यों गिर गए? खुद क्यों उस तरफ चले गए? बोलोगे बैलेंस बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया बैलेंस? नहीं बिगड़ना चाहिए था। पैर मारती गाड़ी उधर जाती, है ना, इसी तरह निकल जाता। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसने लात टच करी गाड़ी से, गाड़ी ने भी लात पर फोर्स लगा दी उस तरफ। इसने फोर्स गाड़ी पर लेफ्ट साइड लगाई, गाड़ी ने इसको राइट साइड पर फोर्स लगा दी। पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ ले, 9वीं क्लास पास होता तो ऐसे काम ना करता कम से कम बात समझ में आ रही है ना। तो एक्शन किस पर लगा? एक्शन किस पर लगा भाई? एक्शन लगा, आपको बताना पड़ेगा ये, ठीक है ना। आपको बताना पड़ेगा कि एक्शन किस पर लगा, रिएक्शन किस पर। एक्शन लगाया इसने गाड़ी पे, गाड़ी ने बदले में क्या लगा दिया? रिएक्शन लगा दिया। आइए दूसरा फोटो देखते हैं। देखो भैया, दीदी हैं, दीदी चला रही है बंदूक, और बंदूक को चलाया तो इतनी तेज रिकॉइल हुआ कि दीदी संभल ही नहीं पाई, पीछे गिर गई। क्यों? अरे जब गोली आगे निकली तो पीछे फोर्स लगा के निकली, है ना। गोली पर आगे फोर्स लगी, गोली ने पीछे फोर्स लगा दी, बस इसलिए रिएक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। बताना आपको एक्शन का रिएक्शन कहां हुआ। इसको देखो, ये है वाटर स्प्रिंकलर, देखा होगा आपने गार्डन में लगा हुआ इस तरीके का। इसमें से पानी प्रेशर से बाहर निकलता है, तो जो आगे वाला पानी होता है, जो आगे वाला पानी अभी निकलने वाला होता है नोजल से बाहर, पीछे वाला पानी उसको पुश करता है कि तू निकल निकल, हमें भी आना है, तू भी निकल। जब वो आगे पुश हो रहा होता है तो वो पीछे पुश करते जाता है। जब पीछे पुश होगा उससे पलट जाता है। ये बिना बिजली के चलता है ऐसे, और पूरे गार्डन में पानी भर देता है, पूरे गार्डन की घास को पानी दे देता है। स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको। ये बिना बिजली के चलता है, एक्शन रिएक्शन पर वर्क करता चलता है ये, ठीक है ना। पीछे वाले पानी ने आगे वाले पानी को फोर्स लगाया तो आगे वाला पानी भी पीछे फोर्स लगा गया, पीछे फोर्स लगाई तो पानी ने पीछे झटका मारा, उससे स्प्रिंकलर घूम जाता है। हर बार स्प्रिंकलर घूमता 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 इस तरीके से पानी की वर्षा करता रहता है। मैन एंड बोट एनसीईआरटी एग्जांपल है। तो भैया आदमी जब चल रहा होता है, चाहे वो नाव पर चले, या तो नाव है, इवन आप जब जमीन पर भी चलते हो ना बेटा, तो आप जमीन को पीछे सरकाते हो। आप करके देखना इस चीज को, आप जमीन को हमेशा पीछे सरकाते हो और जमीन आपको आगे सरकाती है, इसलिए आप आगे बढ़ते हो। इसको पीछे सरकाया जाता है ऐसे ऐसे, देखो जमीन खिसक के कहां गई है ना। ये ऐसे ऐसे पीछे सरकाया जाता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है, बिल्कुल सेम जैसे ये हो रहा है ना। ये लड़का देखो क्या कर रहा है, बोट में भाग रहा है, बोट को हर बार पीछे धकेलेगा, बोट पर एक्शन लगाएगा तो बोट इस पर क्या लगाएगी? रिएक्शन लगाएगी। हम वॉक भी ऐसे ही करते हैं, हम ग्राउंड पर एक्शन लगाते हैं, ग्राउंड बदले में हम पर क्या लगाती है? रिएक्शन लगाती है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन पर आपको देखने आने चाहिए। और देखो ये रॉकेट प्रोपल्शन है, रॉकेट कैसे उड़ता है भाई? तो रॉकेट फोर्स लगाता है नीचे धरती पर, और धरती बदले में ऊपर उसको ऊपर की तरफ फोर्स देती है। एक्शन रिएक्शन का पेयर कुछ इस प्रकार है। रिकॉइल ऑफ अ गन, ये कैनन बॉल है ना, तोप का गोला छोड़ा जा रहा है, देखो तोप का गोला आगे निकला, पीछे धक्का मार के चला गया, पीछे रिएक्शन लगा के चला गया, उस पर एक्शन लगा, पीछे रिएक्शन लगा के चला गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, एक्शन रिएक्शन समझते हुए, ठीक जी। तो कुछ एग्जांपल्स थे बढ़िया बढ़िया, जहां आप देख सकते हो किस तरीके से एक्शन और रिएक्शन होता है। आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? देखो जब मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी आपसे कि भैया एक धरती है, उस धरती पर मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ में यह मार्कर है ना, यही बताया था ना मैंने आपको, मेरे हाथ में क्या है? मान लो ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, कौन लगा रहा है? धरती, mg फोर्स नीचे लगाती है। और मैंने आपसे कहा था कि ये भी धरती को ऊपर खींचता है mg फोर्स से, तो ये एक्शन रिएक्शन है, बिल्कुल है,
बिल्कुल है, ये एक्शन रिएक्शन है। ये एक्शन लगाया किसने? एक्शन किसने लगाया? अर्थ ऑन स्टाइलस, इसे स्टाइलस बोलते हैं, स्टाइल से स्टाइलस। और स्टाइलस ने यानी मार्कर ने अर्थ पर क्या लगाई? रिएक्शन फोर्स लगाई। तो ये क्या? ये रिएक्शन है। किसने लगाया? स्टाइलस ने लगाया। स्टाइलस ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा स्टाइलस को, ये स्टाइलस नीचे गिरेगा, थोड़ा दूर चला गया जैसे ही छोड़ा तो नीचे गिरा ना। क्या धरती भी ऊपर उठी क्या? नहीं, नहीं उठी, है ना। मतलब अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करता है तो धरती को भी ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करना चाहिए ना। तो ये खिसकती हुई दिखनी चाहिए ना। दिखती है क्या? नहीं दिखती। पता क्यों? मास बहुत ज्यादा है धरती का ना। एक्चुअली में मास क्या है? बहुत ज्यादा है। तो फोर्स जो लगती है वो कम लगती है। इतना बड़ा मास खिसका नहीं सकती वो फोर्स, समझे। फोर्स तो सेम ही लगती है लेकिन वो खिसका नहीं सकती इतना बड़ा मास, ठीक है ना। इसीलिए एक्शन रिएक्शन तो सेम है मेरे बच्चे, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन तो सेम है, लेकिन तब भी मार्कर ने यानी स्टाइलस ने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो फोर्स से, लेकिन वो खिंची चली नहीं आई, है ना। बिल्कुल सेम सेंस में यहां मून और अर्थ की बात होती है कि भैया ये अर्थ है, ये चंदा मामा है और ये चक्कर काट रहे हैं अर्थ के। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ चक्कर काटे मून के। ये पूछा है ना, इफ मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यानी अर्थ जो वो मून की तरफ क्यों नहीं जाती? नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी, नहीं घूमेगी उसके आसपास। क्यों नहीं घूमेगी? क्यों नहीं घूमेगी? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जब दोनों ने एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाई है, जितनी फोर्स अर्थ ने मून पर लगाई है एक्शन वाली, उतनी ही फोर्स मून ने अर्थ पर भी लगाई है रिएक्शन वाली, है ना। ये है एक्शन फोर्स और ये है रिएक्शन फोर्स। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल 100% इक्वल हैं। पर इसके बावजूद भी मून ही चक्कर काट रहा है, अर्थ चक्कर नहीं काट रही। कारण क्या है? कारण यह है कि मून का मास कम है, अर्थ का मास काफी ज्यादा है मून से, लगभग 100 गुना ज्यादा, लगभग, ठीक है। तो मास मून का बहुत कम है, अर्थ का मास काफी ज्यादा है। तो क्या होगा सर? तो ये होगा मेरे बच्चे कि जिसका मास कम है ना, उस पर एक्सेलरेशन ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है ma, है ना। फोर्स तो सेम ही हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गई, सेम हो गई है ना। तो जब जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो मास कम है मून का, इसलिए ज्यादा एक्सेलरेट करता है, धरती के आसपास घूमना स्टार्ट कर देता। लेकिन धरती का है मास काफी बड़ा, धरती का मास काफी बड़ा, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या मिलती है? कम मिलती है, काफी कम मिलती है। तो वो घुमाना सफिशिएंट नहीं होता धरती को किसी हल्के ऑब्जेक्ट के आसपास। समझ में आया ना? तो मैंने अच्छे से समझाया डायग्राम से, इसी तरीके से आपको भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ हम लोग आज के इस रिवीजन सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त, ठीक है ना। मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, इवन न्यूमेरिकल भी, बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन मैंने जहां जहां पर जो चीजें लिखी हैं फॉर्मूले के फॉर्म में या न्यूमेरिकल करवाते हुए भी, वो सब आप लोगों को समझनी, नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप इसी रिवीजन लेक्चर की डिटेलिंग जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये रिवीजन सेशन उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनको पहले से चैप्टर के बारे में काफी सारी जानकारी है और उनको फटाफट से जिस चाहिए 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर अंदर के भैया हाँ हमको चीजें सारी एक बार फिर से क्लियरिटी के साथ आ जाए। तो मैंने क्लियरिटी दी है होपफुली चीजों की, और कॉन्सेप्चुअली मैंने चीजों को क्लियर किया है ना। प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी के लिए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो डिलीटेड पार्ट है उसको करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, कुछ एंड स्क्रीन पर भी मैं लगवा दूंगा, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन को पूरा करते हैं और हम लोग मिलेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर ग्रेविटेशन में। वहां भी हम लोग डिलीटेड पार्ट को नहीं लेंगे, सिर्फ रिड्यूस सिलेबस की ही हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।